सीए इंटर के लेवल पर हमारा प्रैक्टिस बैच जल्द ही मिड जनवरी 2024 से शुरू होने वाला है। तो कल आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो जल्दी से जल्दी फटाफट आप लोग प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लो, या फिर उसके साथ साथ हमारा फास्ट ट्रैक बैच भी आने वाला है। ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? ये सारी चीजें मिलेंगी आपको www.jagulia.com पर, आप वहां से जाकर बाय कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कैपिटल गेन का रिवीजन। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग रिवाइज करेंगे अपना कैपिटल गेन चैप्टर। तो कैपिटल गेन में आपको सेक्शन पढ़ना है 45, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन हमारा क्या कह के चलता है कि कैपिटल गेन चैप्टर कब मैं लगाऊंगा, कब इनिशिएट करूंगा, कब कोई भी प्रॉफिट, कोई भी टैक्सेबल वैल्यू कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल होगी। उसके लिए इन्होंने कुछ कंडीशन बताई। चार्जिंग सेक्शन कहता है उसके लिए आपके पास कैपिटल एसेट होनी चाहिए, वो कैपिटल एसेट्स आपने ट्रांसफर कर दी हो, ट्रांसफर का मतलब सेल वगैरह आपने कर दी हो, और वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने सेल की होनी चाहिए, तब जाकर आपके ऊपर कैपिटल गेन का चैप्टर लगेगा। साथ ही साथ वो जो भी कैपिटल गेन लगे वो सेक्शन 54 वाली जो सीरीज है उसमें वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलकर एक एक करके कैपिटल एसेट किसको कहते हैं, ट्रांसफर किसको कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सारी चीजें एक एक करके समझने वाले हैं। तो ये था आपका चार्जिंग सेक्शन जो आपको बताता है कि आपको कैपिटल गेन चैप्टर कब इंट्रोड्यूस करना है। आपके पास कैपिटल एसेट होनी चाहिए, वो एसेट आपने ट्रांसफर की होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तब जाकर आपके ऊपर कैपिटल गेन का चैप्टर लगेगा। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स का क्या मतलब है? कैपिटल एसेट्स का मतलब वो कह रहा है कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड ना हो, सारी की सारी चीजें हम क्या मानेंगे? कैपिटल एसेट मान लेंगे। दूसरी बात वो करके चलता है एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर कोई भी सिक्योरिटीज हेल्ड करता है एज पर सेबी रेगुलेशन, तो वो भी कहां आएगी? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में। अगर आप किसी भी कंपनी में, इंडियन कंपनी में राइट होल्ड करते हो, राइट ऑफ द मैनेजमेंट या राइट ऑफ द कंट्रोल, तो भी आपके वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगा। और लास्ट जो आपका ताजा ऐड हुआ था पिछले 1-2 साल पहले, एनी यूलिप कोई भी हो, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान हो आपका, तो वो आपका सिंगल प्रीमियम 2.5 लाख से एक्सीड, मल्टीपल प्रीमियम 2.5 लाख से एक्सीड, पॉलिसी सिंगल पॉलिसी और मल्टीपल पॉलिसी 2.5 लाख से एक्सीड करती हो, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगा। तो ये 4 चीजें हैं जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती हैं। लेकिन आप एक बात कहेंगे, सर एनी प्रॉपर्टी, फिर तो सब कुछ ही कवर हो गया, मैं तो जिस भी चीज पर हाथ रखूंगा वही चीज मेरी कैपिटल एसेट होगी, उसको ट्रांसफर करूंगा तो मेरे को कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरा घर का फर्नीचर है, घर में कूलर है, एसी वगैरह था, तो हम नया ले आए 5 स्टार एसी, तो क्या मैं उसको ट्रांसफर करूंगा तो भी कैपिटल गेन लगेगा? जी नहीं। तो उन्होंने बताया एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, ऊपर लिखी हुई बातें सर्वोपरि हैं, सर्वमान्य हैं, बट एक्सेप्शन भी हैं कुछ। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? अपवाद हैं। ये वो चीजें हैं जिनको हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कंसीडर करके नहीं चलेंगे। उन्होंने पहले ही बोला एसआईडी मतलब स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स। अगर आप बिजनेस करते हो तो जो आपका स्टॉक इन ट्रेड, बड़ी बड़ी मशीनरियां बनती हैं किसी एक कंपनी में, तो वो उसके लिए, उस कंपनी के लिए वो मशीनरी क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। बट मैं अगर एक मशीन उनमें से लेकर अपने बिजनेस में लगा देता हूं, मेरे लिए वो क्या हो जाएगी? कैपिटल एसेट। लेकिन उस कंपनी के लिए, जो वो कंपनी मशीन्स बनाती है, उसके लिए वो क्या था? स्टॉक इन ट्रेड। तो वो जब भी उस मशीन को बेचेगी तो वो पीजीबीपी हेड में टैक्स होगा, ना कि कैपिटल गेन में। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा एक्सेप्शन ये कहता है अगर आपका कोई पर्सनल इफेक्ट का आइटम है जो मूवेबल है, जो मूव करता है, एक जगह से उठाकर हम दूसरी जगह रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसी, कूलर, फ्रिज वगैरह घर में जो पर्सनल यूज करने के आइटम हैं, वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ठीक है सर, जैसे कार, हाउस होल्ड फर्नीचर एक्सेट्रा। लेकिन
एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन, मतलब आप इनको कैपिटल एसेट मानोगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये पहले एक्सेप्शन थी, मतलब ये चीजें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती थी, लेकिन इसके एक्सक्लूड कर दिया इसने, तो वो ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? ज्वेलरी, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये सारी चीजें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती हैं। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द पर्सनल, टू कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट किसको मानेंगे? आपको वो चीजें यूज करनी चाहिए, डेली यूज पर मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसी की बात करूं, घर में आपने इंस्टॉल कर दिया, पुट टू यूज हो गया, सारी चीजें रेडी है, लेकिन अब गर्मियों में एसी नहीं चलता, तो अब नहीं चलता, सॉरी सर्दियों में एसी नहीं चलता, गर्मियों में तो एसी चलता है, तो क्या हम उसको नहीं मानेंगे? अब यूज नहीं होता तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसने कहा डेली यूज इज नॉट नेसेसरी। आप जो भी पर्सनल इफेक्ट्स हैं, जो आपकी पर्सनल, जैसे आपके घर में कोई डेस्कटॉप पे कंप्यूटर रखा है, आप उसको बेचोगे नहीं, वो पर्सनल इफेक्ट है, मूवेबल है, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। बिजनेस में कंप्यूटर रखा है, वो चीजें आ जाएंगी, क्योंकि ना तो वो स्टॉक इन ट्रेड है, बल्कि वो प्लांट एंड मशीनरी का एक तरह से पार्ट होता है। मान लो कोई सर्विस सेक्टर है, तो उसके लिए तो वो प्लांट एंड मशीनरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे ऑफिस में प्लांट एंड मशीनरी क्या मिलेगी आपको? सर या तो दिमाग में जो आप सर्विस देते हो वो प्लांट एंड मशीनरी है आपके लिए, या फिर वो लैपटॉप, कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, सर्वर, ये मेरे लिए प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, ठीक है सर, लेकिन डेप्रिसिएशन रेट अलग अलग लगता है, कंफ्यूज नहीं होना डेप्रिसिएशन को लेके। ठीक है सर, तो ज्वेलरी इज ए कैपिटल एसेट एंड प्रॉफिट गेन्स अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ज्वेलरी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो आप ज्वेलरी, बुलियन वगैरह होंगे, वो सारी कैपिटल एसेट्स में आएंगी, लेकिन यहां पर 2-3 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उससे लोअर बेंच की जजमेंट है, वो क्या कहती है जरा ध्यान से सुनना। सिल्वर यूटेंसिल्स, बर्तन, यूटेंसिल्स मतलब सिल्वर के अगर बर्तन है, जैसे थाली हो गई, कटोरी हो गई, टम्बलर हो गई, ये सारी चीजें पर्सनल यूज, नॉट कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। किस पर? एज पर बनारसी लाल वर्सेस सीआईटी। ठीक है, ठीक है सर। तो सिल्वर यूटेंसिल्स कभी भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते, थाली, कटोरी, टम्बलर वगैरह, ये पर्सनल यूज में माने जाते हैं। दूसरा, सेल ऑफ सिल्वर कोइन बार, सिल्वर कोइन या सिल्वर बार, गोल्ड कोइन, यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ महालक्ष्मी पूजा एंड अदर फेस्टिवल्स में कोई बर्तन आप यूज करते हो, नॉट फॉर पर्सनल यूज एंड इट्स ए कैपिटल एसेट। महाराजा राणा हेमंत सिंह वर्सेस सीआईटी। सर केस लो के नाम याद करने? नहीं याद करने, बस याद क्या करना है, अगर वो क्वेश्चन में आपको दे दे महालक्ष्मी पूजा के लिए सिल्वर कोइन यूज किया था, सिल्वर यूटेंसिल्स नहीं, सिल्वर कोइन की बात कर रहा है, यहां पर सिल्वर यूटेंसिल्स की बात कर रहा था। ठीक है, तो वो कैपिटल एसेट होंगे, जबकि सिल्वर यूटेंसिल्स कैपिटल एसेट्स नहीं होते। If precious stones, metals are swin worked set into the wearing apparel furniture, it is classified as jewelry, thus it is a capital assets। क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है आपके पास प्रीसियस मेटल्स थी, गोल्ड थी, डायमंड थे, इसकी आपने या तो शर्ट बनवा ली या फिर फर्नीचर में जुड़वा लिया। सर फर्नीचर में कैसे? वो याद करो, वो राजा महाराजा की वो बड़ी सी इतनी बड़ी कुर्सी, राजा महाराजा का सिंहासन, उसमें सोने चांदी के हीरे जवाहरात जुड़े रहते हैं, तो वो जैसे उसको बोलते हैं थ्रोन मेड ऑफ गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड्स, ये सारी चीजें भी आपकी कैपिटल एसेट में आएंगी, चाहे आप उनको पर्सनल। अब आप बोलोगे सर ये टी शर्ट, भैया ये तो पर्सनल इफेक्ट है, लेकिन इसी पर मैं सोने की कढ़ाई करवा दूं, फिर नहीं होगा, फिर ये पर्सनल इफेक्ट नहीं होगा, फिर ये कैपिटल एसेट हो जाएगा। ठीक है सर। तीसरा है आपका, हम सर क्या पढ़ रहे हैं जरा एक बार बताओगे? हम एक्सेप्शन पढ़ रहे थे मेरे लाल। पहले था स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स, आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं होती। दूसरा, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट्स नहीं होती। एक्सेप्शन था ज्वेलरी, बुलियन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये सारी की सारी आपकी कैपिटल एसेट्स हैं।
चौथा जो है, तीसरा जो है वो है आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया मतलब गांव गांव देहात की जो जमीन है। आपको याद होगा मैंने जब एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने आपको बताया था 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पॉपुलेशन, 10,000, 1 लाख वाला, याद आया? याद आया? हाँ सर। अगर आप उसके अंदर अंदर हो तो वो हो जाएगा अर्बन एरिया, और उससे बाहर का सारा एरिया 2, 6, 8 किलोमीटर, इनसे बाहर का सारा एरिया क्या हो जाएगा? रूरल एरिया। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती। कभी आपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा खेत खेत खलियान की जमीन बिकती है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। इसके कारण टैक्स नहीं लगता। आप उनको बताना कि बाबूजी, माँ जी, दादाजी, मेरे को पता है खेत की जमीन पर टैक्स क्यों नहीं लगता। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं मानी जाती। और सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट, वहां पर एक कैपिटल एसेट होनी चाहिए। लेकिन वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड मींस आउटसाइड द स्पेसिफाइड लिमिट्स 2, 6, 2, 6, 8 किलोमीटर के बाहर वाला एग्रीकल्चर लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज फॉर 2 years प्रायर टू ट्रांसफर। जिस बार आप ट्रांसफर कर रहे हो उससे 2 साल पहले वो आपने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करनी चाहिए। ठीक है? ठीक है सर। कैपिटल गेन ऑन अर्बन एग्रीकल्चर। अर्बन एग्रीकल्चर का मतलब शहरी। शहरों में सर कहां खेत होते हैं मेरे दोस्त? होते हैं। जब आप आउटकट्स पे देखोगे शहरों के तो थोड़े बहुत खेत दिख जाते हैं। तो नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, thus it is not exempt under section 10(1). कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम सच ट्रांसफर टैक्सेबल अंडर सेक्शन 45। और लास्ट है आपका गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स या फिर सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, ये भी कैपिटल एसेट्स नहीं होते हैं। 4 चीजें मैंने आपको बताई, ये उनमें से 4th थी कि ये कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आते, आप इनको कैपिटल एसेट्स नहीं मान सकते। ठीक है? ठीक है सर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको एक बार रीड आउट कर लेना, वीडियो यहीं पर पॉज करके देख लेना कि सर ने कैसे एग्जांपल्स कराए हैं, बड़े मस्त हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स कितने तरह की होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। कोई भी कैपिटल एसेट्स है वो 2 तरह की होती है। सर कैसे कैसे? एक होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एक होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सर हमने इनको बाइफरकेट क्यों किया? शॉर्ट टर्म में क्यों किया, लॉन्ग टर्म में क्यों किया? बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरे भाई, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट अलग हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट अलग हैं, इसलिए हमको एसेट, कैपिटल एसेट बाइफरकेट करनी पड़ती है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हैं, जब इसको बेचूंगा तो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उस पर उस हिसाब से टैक्स रेट लगेगा अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए। करेक्ट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचूंगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, टैक्स दूंगा अंडर सेक्शन 111 ए या फिर नॉर्मल स्लैब रेट वाला। करेक्ट? करेक्ट सर, इसीलिए इनको बाइफरकेट किया। चलो सर फटाफट बता दो बाइफरकेट कैसा होगा। अगर मेरा पीओएच का मतलब है पीरियड ऑफ होल्डिंग, घर का नाम, प्यारा सा घर का नाम है पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इफ अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो किस कंडीशन में आएगा? अगर मेरी एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा है। सर कौन सी एसेट का बच्चे? इस एसेट का लिस्टेड होनी चाहिए इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होनी चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए सिक्योरिटीज मतलब डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह, अदर देन यूनिट्स की बात कर रहा है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। या अगर यूटीआई की यूनिट्स हैं तो वो चाहे लिस्टेड हैं चाहे अनलिस्टेड हैं, वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएंगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में आ जाएंगी अगर वो 12 महीने से आपने ज्यादा होल्ड कर ली। 12 मंथ से, 12 मंथ, देयर आर 12 मंथ से ज्यादा अगर आपने होल्ड कर ली तो, ठीक है, 12 मंथ और लेस तो फिर क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, घर का नाम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, EOMF, छोटा सा घर का प्यारा सा नाम बनाया EOMF, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जिसमें एटलीस्ट 65% की शेयर होल्डिंग किसकी होनी चाहिए? इक्विटी शेयर्स की होनी चाहिए। EOMF चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, लास्ट जीरो कूपन बॉन्ड चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, अगर ये चीजें कैपिटल एसेट्स बिकती हैं
तो इन केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तभी आएगा अगर इन एसेट की पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 12 मंथ्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर, चलो अब 12 हो गया, इसका डबल कर दो 24। 24 किस केस में आएगा? अगर दो एसेट अनलिस्टेड शेयर्स की बात करूं, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर और अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर, तो उस केस में क्या आएगा मेरा? पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से ज्यादा होना चाहिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। चलो दूसरे वाली क्या है? अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बिल्डिंग या फिर लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, तीन चीजें, लैंड या बिल्डिंग या दोनों की दोनों, ठीक है। तो इन दो के केस में मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनाने के लिए क्या क्या करूंगा? 24 मंथ्स का क्राइटेरिया, 24 मंथ और लेस हुआ तो उस केस में क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एनी अदर एसेट, इसके अलावा कोई भी एसेट बच गई, सर एग्जांपल देना बच्चे, इसका एग्जांपल ज्वेलरी। ज्वेलरी मैंने अभी बताया आपको कैपिटल एसेट होती है, क्या ऊपर कहीं ज्वेलरी कवर हुई? नहीं। तो अब मैं ज्वेलरी अगर बेचता हूं तो उस केस में मेरा लॉन्ग टर्म बनाने के लिए उसको 36 मंथ से ज्यादा की होल्डिंग उस पर होनी चाहिए। होल्डिंग का मतलब वो एसेट मेरे पास रखी होनी चाहिए, तब जाकर वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। एक एक करके पढ़ लेना आराम से, बड़े शानदार एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट always short term capital gain will arise irrespective of period of holding, irrespective of period of holding। उसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी डेप्रिशिएबल एसेट है उसमें हमेशा 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 मेरा कौन सा गेन आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। चलो बहुत बढ़िया। डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, मैंने आपको बताया था चार्जिंग सेक्शन 45 जब हम पढ़ रहे थे तो उस केस में बताया था देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ा दी, कौन सी एसेट होती है, कौन सी नहीं होती, कौन सी लॉन्ग टर्म होती है, कौन सी शॉर्ट टर्म होती, करेक्ट। वो ट्रांसफर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन थी सेक्शन 45 में कि वो ट्रांसफर होनी चाहिए। ट्रांसफर का मतलब क्या है? ट्रांसफर का मतलब है आपने सेल कर दी हो, बार्टर सिस्टम, आपने एक्सचेंज कर लियो, एक एसेट देके दूसरी एसेट, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट, राइट छोड़ दिया, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द एनी राइट, प्रेफरेंस, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, रीपेमेंट इन द लिक्विडेशन, लिक्विडेट हो रही है कंपनी, आपको रीपेमेंट करवा दिया, आपका राइट छुड़वा दिया, आपने कुछ ट्रांसफर कर दिया क्योंकि उस कंपनी में आप शेयर होल्ड करते थे, वो भी आपका ट्रांसफर माना जाएगा। सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट अंडर एनी लॉ। एससीजेड में अगर गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल एससीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर गवर्नमेंट आपकी एसेट कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है, एसेट का मतलब लैंड वगैरह कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है, तो वो क्या माना जाएगा? ट्रांसफर माना जाएगा। मैच्योरिटी या रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जब आप जीरो कूपन बॉन्ड को रिडीम करते हैं या वो मैच्योर हो जाते हैं तो उस केस में भी ये ट्रांसफर की डेफिनेशन में आएगा। गिविंग पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कहना ये चाहता है भाई बात ऐसी है, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग किसी भी चीज का पोजेशन दे दिया और बदले में पैसा लिया नहीं लिया, रजिस्ट्री उस डॉक्यूमेंट हुए तैयार नहीं हुए, एग्रीमेंट बने नहीं बने हमें नहीं पता, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया दैट मींस वो ट्रांसफर है और मैं कैपिटल गेन कैलकुलेट करूंगा उसी हिसाब से। बोलो यस और नो? यस सर। एग्जांपल के साथ बात है, पढ़ लेना। Seventh and last number, transaction which have effect of the transferring of enjoyment of immovable property। क्या कहना चाहता है? कवि कविता से कहना चाहता है, कवि कविता से ये कहना चाहता है कि अगर आप किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह में आपका फ्लैट है तो वो फ्लैट कभी भी इंडिविजुअल के नाम पर नहीं होता, वो फ्लैट किसके नाम पर होता है? सोसाइटी के नाम पर होता है। आपको सिर्फ एक शेयर का सर्टिफिकेट दिया जाता, वो वाले कंपनी के शेयर नहीं, ये कि हाँ भाई आपका इस बिल्डिंग में इतना शेयर है। तो अगर आपने ट्रांजेक्शन विच हैव इफेक्ट टू द ट्रांसफरिंग ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो ट्रांसफर कर दिया तो वो भी कैपिटल ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब किस दिन मानेंगे हम कि ट्रांसफर हो गया? सर मतलब सर किस दिन मानेंगे? मतलब सिंपल, जिस दिन बेचा उसी दिन मान लेंगे? नहीं, कई बार क्या होता है आप ट्रांसफर कर देते हो, पेपर नहीं होता,
कई बार पेपर वर्क हो जाता है, ट्रांसफर नहीं होता, कई बार पैसे आ गए, दोनों ही काम नहीं हुए हैं। तो उन्होंने मैं बता देता हूं किस दिन मान लेना कि इस दिन ट्रांसफर हो गया था तो आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। मान लो ईयर एंड चल रहा है 31 मार्च, 31 मार्च को पोजेशन तो दे दिया प्रॉपर्टी का या फिर मशीनरी, तो उसके घर छोड़ आए, लेकिन ना पेपर वर्क हुआ है ना पैसा आया है। पैसा आया 2 अप्रैल को। अब आपके लिए कंफ्यूजन ये होगी उसको इस साल में मानो कि अगले साल में मानो। उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए ये बनाया कि अगर आपकी वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में डेट ऑन विच प्रॉपर्टी इज डिलीवर, जिस दिन आप मूवेबल प्रॉपर्टी को डिलीवर कर देंगे उसी दिन हम आपको डेट ऑफ ट्रांसफर मान लेंगे। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इररेलेवेंट, कोई मतलब नहीं है कि आपने किस दिन बुक की थी एंट्री और किस दिन नहीं की थी। ये तो था मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अब मैं बात करता हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम लोग क्या चेक करते, किस दिन ट्रांसफर मानेंगे। अगर रजिस्ट्री है उसकी, डॉक्यूमेंट आर रजिस्टर्ड एसडीएम वगैरह के पास, तो डेट ऑन विच एग्जीक्यूटेड और रजिस्टर्ड, जिस दिन वो रजिस्ट्री होगी, जिस दिन कागज पत्र तैयार होंगे उस दिन मानेंगे कि वो ट्रांसफर हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट आर नॉट रजिस्टर्ड, डॉक्यूमेंट आर नॉट रजिस्टर्ड का मतलब क्या है कि रजिस्ट्री वगैरह नहीं थी, मान लो कोई और प्रॉपर्टी थी उसके पेपर तैयार नहीं थे, या फिर कोई मशीन थी, या फिर कोई आप प्लांट एंड मशीनरी थी, या फिर ऑफिस में कोई फर्नीचर था, ज्वेलरी वगैरह थी, तो उस केस में मैं कब मानूंगा। तो उस केस में वो कह रहा है कि फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेना राइटिंग में। ट्रांसफरी हैज पेड कंसिडरेशन इज विलिंग टू परफॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आप ट्रांसफरी पे करना चाहता है या पे कर दिया है। ट्रांसफरी टेकन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जब तीनों चीजें हो जाए तो मान लेना की क्या है, ट्रांसफर इस दिन डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रांसफर, इस दिन ट्रांसफर हुआ है उसके हिसाब से उसको टैक्स कर देना। ठीक है सर। चलो बहुत हुई बात सर, अब पते की बात करो। सर कैपिटल गेन में आपने बता दिया कैपिटल एसेट इसको कहते हैं, इसको कैपिटल एसेट्स नहीं कहते हैं, इसको ट्रांसफर कहते हैं, इसको ट्रांसफर नहीं कहते हैं, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। सर कैपिटल गेन निकालूंगा कैसे, हाउ आई विल कैलकुलेट कैपिटल गेन। मैंने अपने रेगुलर क्लास वर्सेस फास्टैग वर्सेस प्रैक्टिस बैच सब में ये आपको बताया हुआ है कि इनकम टैक्स में सिर्फ दो ऐसे हेड है जहां पर एक फॉर्मेट दिया गया है, आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना है। सर पहला हेड कौन सा बताया था, हाउस प्रॉपर्टी, वेरी गुड। दूसरा हेड कौन सा है, कैपिटल गेन। दो ही हेड ऐसे हैं जहां पर एक फिक्स फॉर्मेट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। अदरवाइज सैलरी में, पीजीबीपी में, आईएफओएस में आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या कहता है, कवि कविता से कहता है आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सेक्शन 48 बताता है कि भाई इधर आजा, ला मैं बता देता हूं कैपिटल गेन निकलता कैसे है। ठीक है, कहता है यार एक काम कर, जो भी बेचा उसके बदले में जो भी पैसा आया उसमें से जो चीज बेची थी उसकी कॉस्ट हटा दे और उसको ट्रांसफर करने में कोई खर्चा है तो वो हटा दे, कैपिटल गेन निकल गया। मतलब मान लो आपके बिजनेस में बहुत बढ़िया सुंदर एक ट्रक खड़ा है, वो माल को इधर उधर ले जाने आने का काम करता है। ठीक है सर, चलो अब आपने वो ट्रक बेच दिया, बेचने के बदले जो भी मिला वो हो गया आपकी सेल वैल्यू। ठीक है, हाँ अब आपको उसको तो इनकम नहीं मान सकते, उसमें से आप कहोगे यार वो ट्रक मैंने खरीदा भी तो था, उसके कॉस्ट तो हटा दो, हाँ उसमें से वो कॉस्ट हटा दो। तीसरा आप क्या बोलोगे, यार जब मैं उसको ना आरसी ट्रांसफर कर रहा था, ट्रक की आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जब मैं ट्रक की आरसी ट्रांसफर कर रहा था तो आरसी ट्रांसफर के 5-10 हजार रुपए लगे थे, कह रहा वो भी हटा दो। अब जो भी बचा वो सारा क्या बचेगा, कैपिटल गेन। चलो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब जो भी सेल वैल्यू आपके पास आई, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में 50C लगता है। लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, जैसे आरसी वगैरह बनवाई उस ट्रक की। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब क्या है, आपने वो ट्रक कितने में खरीदा था। एंड लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आपने उस ट्रक पर कौन कौन सी इंप्रूवमेंट्स कराई थी। जैसे जब वो ट्रक आया तो उसकी 5 फीट तक की हाइट थी, मतलब वो 5 फीट तक की उस ट्रक की पीछे की बॉडी थी, बॉडी बोलते ना उसको, पीछे की बॉडी थी, ट्रक में 5 फीट तक सामान जा सकता था। आपने क्या किया, उसकी कैपेसिटी पास करवा रखी थी ज्यादा की 12 टन की, आपने उसके ऊपर 7 फीट तक, और हर फीट पे 1 टन माल जाता है,
अब आपने उसके ऊपर 12 फीट तक करवा दिया, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेचर चेंज हो गया एसेट का, अब वो ज्यादा सामान लेके जा सकती है, तो आपको वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो भी माइनस करवाना है। बाद में जो भी बचेगा या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेगा। सर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे? अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक कर लेना, एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। वहां पे एक अच्छी बात पता है क्या है, पहले 12 मंथ आएगा, फिर इसका डबल 24, इसका 3, 12, 24, 36, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। याद करने का आसान तरीका, पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। तो जो भी बचेगा फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। एक बला का नाम है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन होता क्या है, अगर आपकी एसेट मैं आज बेच रहा हूं, मान लो आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी, ठीक है सर, वो खरीदी थी आपके पिताजी ने 1985 में, आपको वो ट्रांसफर कर दी 2005 में। तो मुझे एक बात बताओ, आप बेच कब रहे हो उसको? सर हम बेच रहे हैं उसको 24 में, 2024 में। आज के टाइम की आपने वो घर कितने में खरीदा था? सर वो घर हमने ना खरीदा था करीबन करीबन 18 या 20 लाख, 18 to 20 लाख। आज कितने में बेच रहा? सर 1 CR का। हाउ कैन यू कंपेयर 1 CR वर्सेस 20 लाख? नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ गया ना। उसके लिए इन्होंने बनाया इंडेक्सेशन कि उस 20 लाख को या 18 लाख को जो आपने 1985 में पे किया था, उसको आज की वैल्यू पर ले आओ, उसको आज की वैल्यू पर ले आओ, और सेल आज का है तो परचेज प्राइस भी आज का ही होना चाहिए, तभी प्रॉफिट एक्चुअल निकल कर आता है। आप किसी भी दुकान पर सामान लेने जाते हो तो वो ये नहीं होता कि उसने 50 साल पहले वो खरीदा था, आज वो बेच रहा है, नहीं, वो 2 4 6 महीने अंदर बिक जाता है माल, तो वो वैल्यू सेम रहती है, परचेज प्राइस भी सेल प्राइस भी। लेकिन अब कैपिटल एसेट्स के चक्कर में सालों साल ऐसे चलती रहती है। ठीक है सर। एसटीडी लेविड ऑन परचेज सेल ऑफ इक्विटी शेयर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नॉट डिडक्टेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। अगर आपने एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है परचेज सेल पे, किसके? इक्विटी शेयर्स के या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के, तो वो आप माइनस नहीं कर सकते खर्चा। ठीक है सर, ना उसको परचेज कॉस्ट में ऐड कर सकते हो, ना उसको सेल से माइनस कर सकते हो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये मैंने आपको समझा ही दिया। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर ये भी मैंने आपको समझा दिया, एसटीटी अलाउड नहीं होगा। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर एसेट ट्रांसफर करते टाइम आपने कोई एडवर्टाइजमेंट की थी, उसमें पैसे दिए थे, तब वो माल बिका आपका, कैपिटल एसेट्स वगैरह, उस केस में क्या होगा? वो माइनस हो जाएगा। ब्रोकरेज दी थी, स्टैंप फीस पे की थी, रजिस्ट्रेशन फीस, गाड़ियां बिकती तो आरसी की फीस, लीगल एक्सपेंस कोई वकील वगैरह किया था, हायर किया था, कोई एग्रीमेंट बनवाया था, कमीशन वगैरह पे किया है परचेजर को, कॉस्ट ऑफ स्टैंप ड्यूटी पे की थी, लिटिगेशन एक्सपेंस, कोई लिटिगेशन चल रहा था उस एसेट पर, वो आपने बेची तो लिटिगेशन एक्सपेंस भी माइनस होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक्सपेंस और ट्रांसफर आप माइनस कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? उसकी परचेज प्राइस, क्या आपने किस वैल्यू पर वो एसेट खरीदी है। एक बात ध्यान रखना मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, हरे निराले, ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर सकते हो। दैट मींस सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो ये माइनस वाली फिगर है, इसमें आप सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वही माइनस कर पाओगे सेल कंसीडरेशन में से, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। जैसे वो मैंने एग्जांपल दिया था ट्रक वाला, 5 फीट से आपने 12 फीट उसकी बॉडी बनवा दी, ठीक है सर, पहले 5 टन माल जाता था, अब उसमें 12 टन माल जाता है, ठीक है सर, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसकी जगह पर आपने उस पर रंग पेंट करवा दिया, ये रिपेयर खर्चा है। उसमें पंचर हुआ था, वो पंचर लगवा दिया, उसमें तेल डलवा दिया, उसमें ग्रीस ऑयल डलवा दिया, ये रिपेयर के क्या बोलते हैं, ये रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं, ये कभी भी कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे ट्रक के। लेकिन 5 फीट से 12 फीट कर दिया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये ऐड हो जाएगा। यही बात ये कहते हैं, ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर कंप्लीटिंग और एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी आर इंक्लूडेड इन COA, घर का छोटा सा नाम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, COI कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यू आर नॉट किड एनीमोर मेरे बलाल, आप ये पूरा नहीं लिखने की जरूरत होती है। शॉर्टकट का जमाना है, शॉर्टकट में चला करो वरना पीछे रह जाओगे।
अगर कोई कैपिटल एसेट सेल्फ जनरेटेड है, अपने आप कोई कैपिटल एसेट बन गई, सर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ट्रक कोई तो बनाएगा, कोई तो मटेरियल लगेगा, कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है सर, कुछ तो होगा, कोई प्लॉट में चार दीवारी करवा के उसमें लेवलिंग करवा दी, सर मिट्टी तो डलेगी। अपने आप कैसे हो जाता है? अपने आप कई बार हो जाता है। तो कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट है तो उसकी मैं जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो लूंगा निल। सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ बीसी श्रीनिवासा शेट्टी, बीसी श्रीनिवासा शेट्टी के केस में उन्होंने कहा, कैसे सर? एग्जांपल दो। एग्जांपल ये होता है यार, चंदन के पेड़ कितने महंगे होते हैं ना। हाँ सर, चंदन के पेड़ बहुत महंगे होते हैं। अब चंदन के पेड़ मान लो जंगल में अपने आप उगे हुए हैं। हाँ सर, अब मुझे बताओ, वो जब आप बेचोगे, आपने कुछ मेहनत की नहीं, ऐसे उग गए, किसको क्या पता चल रहा है? दैट इज द पॉइंट। उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी? निल। सेल ऑफ स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्री, अपने आप ग्रोन पेड़ बड़े हुए थे। ठीक है, ठीक है सर। इंडेक्सेशन मैंने समझा दिया। वाई इंडेक्सेशन? पूरी की पूरी राम कहानी, सेल प्राइस परचेज प्राइस मैच लाने के लिए इंडेक्सेशन का यूज होता है। सर हम इंडेक्सेशन निकालते कैसे? आपको कुछ नहीं करना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितनी भी आपकी लागत है वो लेनी है, मल्टीप्लाई करना है CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII आपको माइनस कर देना है किस साल का? जिस साल में आप क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो, उस साल का, डिवाइडेड बाय, आपको डिवाइड कर देना है CII उस साल का जिस साल में आपने वो एसेट खरीदी थी, फर्स्ट हेल्ड बाय SSC की थी, वो आपने डिवाइड कर देना है। CII ये दे रखे हैं 2001 से लेकर 23-24 तक के सारे CII आपके सामने। सर ये क्या बला है? ये बला ये है कि 2001 में किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए थी, तो आज के टाइम पर उसकी वैल्यू, आज 23-24 आपके अटेम्प्ट के लिए उस चीज की वैल्यू 348 हो गई है। मान लो ये कहना ये चाहता है, आपने कोई चीज 2007-8 में खरीदी थी। ठीक है सर, आपने वो चीज खरीदी थी कितने में? लेट्स से सपोज टेक एन एग्जांपल, आपने वो चीज खरीदी थी 5 लाख रुपीज में। 5 लाख रुपीज में, हाँ सर 5 लाख में। अब क्या लेना है आपने? सबसे पहले ले लेना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मल्टीप्लाई करना है आपने CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट, जिस साल में आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस साल का CII। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इस साल में ट्रांसफर करेंगे आपके अटेम्प्ट के लिए 348, तो 348 लिख देना है। डिवाइडेड बाय क्या लेना है आपने? डिवाइड क्या करना है? आपने डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर इन विच एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड, किसने में? 7-8 में 129, नीचे कर देना 129। आप जब इसको करोगे ना, ये 5 लाख की वैल्यू 7-8 में खरीदी थी, 2007-8 में खरीदी थी, इसकी वैल्यू आज के टाइम पर निकल जाएगी कि आज के टाइम पर इसकी वैल्यू क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेशन जो भी है, प्रैक्टिस बैच में ये मैंने आराम से समझाया था आपको। ठीक है सर। नो इंडेक्सेशन थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है, अदरवाइज आपको याद होना चाहिए, MCQ में भी पूछा जा सकता है। विच आर द केसेस वेयर इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलता? नो इंडेक्सेशन इज अवेलेबल इन द फॉलोइंग केसेस इवन इफ एसेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एक मैं आपको बात मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको सिर्फ कहां पर मिलेगा? जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी, 12 महीने से ज्यादा, 24 मंथ से ज्यादा, 36 मंथ से ज्यादा, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, इन महीनों से ज्यादा अगर आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो ही आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। शॉर्ट टर्म में कभी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। सर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैंने आपको बताया था, शॉर्ट टर्म का मतलब साल, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने के अंदर आपने वो माल बेच दिया तो वैल्यू में इतना चेंज नहीं होता। लेकिन आज से 25 साल पहले कोई घर खरीदा था, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, कोई ज्वेलरी खरीदी थी, आज के टाइम पर उसकी वैल्यू अलग होगी। 25 साल पहले, 25 ईयर्स पहले
वो अलग वैल्यू होगी। तो दोनों को कंपेयर करने के लिए इंडेक्सेशन की जरूरत पड़ती है। बट दीज आर द केसेस जहां पर इंडेक्सेशन नहीं लगता। बेशक एसेट आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। सर कौन कौन से एसेट है? जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए इस पर कभी भी इंडेक्सेशन नहीं लगता, इसकी वैल्यू वही रहती है। डिबेंचर बॉन्ड्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। हाँ सर, तो उस केस में भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट, 100 रुपए का डिबेंचर, 100 रुपीज का डिबेंचर इशू हुआ था, अभी भी 100 रुपीज का ही आता है 20 साल 50 साल बाद। क्यों? क्योंकि उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है फ्रिक्वेंटली, इसलिए इनकी वैल्यू में चेंज नहीं होता। स्लम सेल, स्लम सेल का मतलब एक साथ आप सारी एसेट्स बेच रहे, उन्होंने कहा हम इंडेक्सेशन दे ही नहीं रहे। हर एसेट का अलग अलग कहां आप टाइम पीरियड निकालते फिरोगे, कह रहे हम इंडेक्सेशन नहीं दे रहे। डेप्रिशिएबल एसेट, भैया आज डेप्रिसिएशन, आप 10 साल पहले कोई एसेट ली थी, डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते आज उसकी डब्ल्यूडीवी क्या है, दैट मींस वो आज की ही वैल्यू पर है, डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका उसमें से, तो फिर मैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्यों दूं? शेयर डिबेंचर एक्वायर्ड बाय, शेयर डिबेंचर एक्वायर्ड बाय नॉन रेजिडेंट इन फॉरेन करेंसी इन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी में किसी नॉन रेजिडेंट ने शेयर डिबेंचर एक्वायर किए हुए हैं और अब उसने क्या किया, किसी नॉन रेजिडेंट को ही बेच दिया, तो उस केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट प्रोवाइजो, इधर 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 इधर, फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, दोबारा 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 दोबारा, नॉन रेजिडेंट बंदा इंडियन कंपनी में फॉरेन करेंसी में शेयर डिबेंचर होल्ड करता है, तो उस केस में भी इनको कभी भी क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा सर, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसके पीछे मनमोहन सिंह जी का हाथ है, बहुत शानदार माइंड मैपिंग करके उन्होंने बहुत शानदार तरीके से इस पे टैक्स सेविंग की है और इंडिया में ही पैसा रुका रहे, इसलिए इन्होंने ये चीज की क्लॉज लेकर आए थे। फिर मैं कहूंगा ये मैंने अपने रेगुलर फास्टैग बैच में डिटेल में आप लोगों को समझाया था। आप भी परेशान हो जाओगे कि सर हर बार बोल देते हो, फास्टैग बैच में समझाया था, रेगुलर बैच में समझाया था, मैं क्या करूं यार, अभी ना अपने पास टाइम नहीं होता इस बैच में, अभी मैं 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे सवा घंटे में कितना रिवाइज करा दूंगा, मेरी भी टाइम लिमिटेशन है, चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे कहना पड़ता है। जो अपने रेगुलर के बच्चे, फास्टैग वाले बच्चे, उनको याद रहे कि सर ने मनमोहन सिंह वाला क्या एग्जाम्पल दिया था, फिर उसको बीजेपी ने कॉपी किया था, रिमेंबर? ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का क्या है? अगर कोई बच्चा अभी भी ये है कि भैया सर मुझे डिटेल में समझना है, तो फास्ट ट्रैक प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लो, आराम से डीटी 60% मार्क्स डीटी में ही अचीव करवाएंगे मई 24 वाले बच्चों को, नवंबर 24 वाले तो ऑब्वियसली। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब मैंने बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में लेकर चलना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लेकर चलना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मेकिंग एनी एडिशंस, रूटीन एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको 1/4/2001 से पहले की क्या करनी है, इग्नोर, नील। इन केस ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस वेदर सेल्फ जनरेटेड या परचेज, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगी, नील। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सेल्फ जनरेटेड गुडविल में और परचेज गुडविल में बिजनेस की होती ही नहीं है इंप्रूवमेंट। वो कह रहा है गुडविल में क्या, गुडविल में क्या इंप्रूवमेंट करी होगी आपने, है? आपकी ख्याति है, आपकी गुडविल है, आपने क्या इंप्रूवमेंट की होगी। राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, पेटेंट, कॉपीराइट, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस प्रोफेशन। कहने का मतलब इंटेंजिबल एसेट में, कहने का मतलब तीनों की तीनों इंटेंजिबल एसेट में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होती नहीं है। दैट मींस आपके पास ये इंटेंजिबल एसेट है, ये एसेट दिखती नहीं है, तो अब दिखता नहीं है तो फिर आपने इंप्रूवमेंट क्या किया होगा इस पे। भैया कोई जैसे ट्रक वाला एग्जांपल था, 5 फीट से 12 फीट कर दिया, इंप्रूवमेंट है उसमें, आपने कुछ आपने उसमें इंप्रूवमेंट की है, लेकिन अब गुडविल में, पेटेंट में, कॉपीराइट में, ट्रेडमार्क में क्या इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट कुछ नहीं है, हटाओ। उन्होंने सीधा मना कर दिया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील लेकर चलनी। ठीक है, ठीक है सर। और 1/4/2001 से पहले की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी क्या लेंगे, जीरो, नील। क्यों? क्योंकि आपको अब आगे मैं पढ़ाऊंगा कि आपको एक ऑप्शन दिया रहता है कि आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिफोर 2001 और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर वाला ले सकते, इसीलिए उन्होंने बिफोर, वो कह रहा है यार उससे पहले का खर्चा तो मैंने फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन आपको ऑप्शन दिया तो है,
उस दिन तक ले लो आप, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस हिसाब से आपने इंप्रूवमेंट ऑलरेडी क्लेम कर लिया होगा फेयर मार्केट वैल्यू। यस, ठीक है सर। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? वही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जितनी की मल्टीप्लाई बाय सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय सीआईआई फॉर द इंप्रूवमेंट, जिस साल में आपने इंप्रूवमेंट किया था, तो उसके लिए भी सीआईआई अवेलेबल है। इफ एसेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स टेक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इफ एसेट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट टेक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विदाउट इंडेक्सेशन। ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, इन्होंने जो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स हैं, जो इंडेक्सेशन की टेबल है, ये वाली जो टेबल है, ये इन्होंने दी ही कहां से? 2001-2 से, 1-2 से। पहले ये 84-85 तक होती थी, 1984-1985 आई थिंक, हाँ वहां तक होती थी अप्रोक्सीमेटली। फिर उन्होंने इसको चेंज करके कुछ साल पहले अपना ये थे ना अरुण जेटली साहब, इन्होंने 2001 से इसको ले आए, ठीक है। तो इससे पहले की अगर आपने कोई एसेट खरीदी है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप वो कॉस्ट ले लो जिस पर आपने वो खरीदी है, या फिर 2001-2 की जो फेयर मार्केट वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी वो ले लो। दोनों में से जो भी हायर होगी वो ले सकते हो। ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, आप जो चाहो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपकी एक्चुअल है, या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 1/4/2001, विच एवर इज हायर, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हो। इन केस ऑफ लैंड बिल्डिंग और बोथ, तो उस केस में क्या होगा कि आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लोअर ऑफ, किस में से लोअर? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन 1/4/2001 एंड एसडीवी घर का नाम, एसडीवी फुल फॉर्म स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1/4/2001 की जो भी होगी, लोअर ऑफ इसमें से और इसमें से, और इन दोनों में से विच एवर इज हायर, इन दोनों में से विच एवर इज हायर वाला कॉन्सेप्ट हम लेकर चलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट फटाफट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इन दोनों में से कोई एक, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और, पहले क्या बोला था सर? पहले बोला था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 विच एवर इज हायर। नीचे भी यही कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इनमें से जो भी लोअर होगा उसमें से, फिर इसमें से और इसमें। सर नहीं समझ आया, अरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख लो, लिख लिया सर। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 ले लो, ले ली सर। प्रॉपर्टी का केस है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लो, हाँ सर। इन दोनों में से जो भी लोअर आए वो ले लो, हाँ सर। तो पहले ये लिखा था, फिर इन दोनों में से लोअर हो गया, हाँ सर। तो इसमें से और इन दोनों के लोअर में से जो भी हायर होगा वो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो। ठीक है सर, चलो जी 50C का स्वागत करो। बहुत से बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती। 50C इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैपिटल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग वगैरह के केस में 50C लगता है। 50C क्या कहता है? 50C ये कह के चलता है, अगर आपकी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, वो कहता है यार एक्चुअल सेल कंसिडरेशन जितने में आपकी प्रॉपर्टी बिकी है, अगर वो ज्यादा है किससे? एसडीवी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, तो कोई बात नहीं, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ले लो। जैसे आपकी हाउस की वैल्यू 5 करोड़ थी, फेयर मार्केट वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उस घर की है 4 करोड़, 4 CR उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, जबकि आपने वो घर बेचा 5 CR में। आपने गवर्नमेंट को बोला मैंने ये 5 CR में बेचा, सरकार कहती है हमारे हिसाब से तो 4 CR था, चलो कोई बात, अच्छी बात, ज्यादा टैक्स दोगे तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ले लो। जो तुम कह रहे हो वही सही, जो तुमको हो बात, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को दिन कहो, दिन को रात कहो, जो भी तुम कहोगे हम वही कहेंगे। तो ये भी यही कहता है। लेकिन अब ये कहता है एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कम है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी? 4 करोड़, 4 CR। वो बोला नहीं नहीं मेरा तो 3 CR में ही बिका है, कम टैक्स देने के लिए। सरकार बोली इना चोलबे दीदी, फिर आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही क्या मानोगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल वैल्यू मानोगे। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहां पर एक आगे दिक्कत, बट इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू गवर्नमेंट की वैल्यू है इक्वल टू है या कम है 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से, 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से, उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मेरा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। क्या कहना चाहता है कवि? कविता से ये कहना चाहता है देख तू झूठ बोल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, तू झूठ बोल ले,
लेकिन अगर तूने 10% से ज्यादा की झूठ बोली ना, मैं तेरे को क्रॉस कर दूंगा और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू कंसिडरेशन मान लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके किसी भी चीज की 100 CR की वैल्यू थी, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है सर। अब उसकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो है मेरी 150 CR। अब क्या हुआ, आपने बोला नहीं 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 इसकी तो 100 CR है। वो कह रहे अच्छा, वो कह रहे चल एक काम कर, जितना भी तू बताए उसका 110% ले ले, दैट मीन्स 110 CR ले ले। कह रहा अभी भी तेरे और मेरे में बहुत डिफरेंस है, तो मैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानूंगा। तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, इतना हो ही नहीं सकता, इतना हो ही नहीं सकता, तू एकदम झूठ बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो 10% तक का वेरिएशन इसमें चलेगा अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मेरी 110% से कम है। अब इसी में अगर मैं कहूं कि फेयर मार्केट वैल्यू, वो कह रहा है जी 108 करोड़, सॉरी 100 करोड़ है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है मेरी, वो क्या है मेरी 108 CR। बात समझना। अब इस केस में माइनर सा डिफरेंस है, कह रहा ठीक है, इसका 110% कितना हो गया 110 करोड़। 110 करोड़ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कम है, तो कह रहा कोई बात नहीं, फिर तू यही ले ले, फिर तू 100 करोड़ ले ले, तू सच बोल रहा है। मतलब 10% तक तू झूठ बोलेगा तो मैं तेरा इग्नोर कर दूंगा झूठ। लेकिन 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 पहले वाले केस इतना झूठ थोड़ी बोलते हैं यार, 40 करोड़ का घपला मार रहा है, नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो, वो कहता है अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और डेट ऑफ एग्रीमेंट जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ, जिस दिन आप रजिस्ट्री करा रहे हो, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा रहे हो, और डेट ऑफ एग्रीमेंट दोनों अलग अलग हैं, मतलब एग्रीमेंट हुआ 6 महीने पहले, उसके बाद आज की डेट पर रजिस्ट्री करा रहे हो, तो हो सकता है दोनों डेट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में डिफरेंस हो। डिफरेंस कैसे हो सकता है, बहुत से रीजंस होते हैं, बीच में से कोई हाईवे निकल गया, पहले के टाइम पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अलग थी, लेकिन उस हाईवे 6 महीने के अंदर हाईवे पास हो गया, अब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू चेंज होगी। तो वो कह रहा है 2 स्टैंप ड्यूटी हो गई आपके पास। एक दिन 6 महीने पहले मेरा उसका एग्रीमेंट हुआ, ये प्रॉपर्टी हम इतनी वैल्यू पर खरीदे बेचेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कब की लूं, 6 महीने पहले की या रजिस्ट्रेशन डेट की। वो कह रहा है एक काम कर, अगर तूने डेट ऑफ एग्रीमेंट पर कुछ पेमेंट कर दी थी और वो पेमेंट बैंकिंग चैनल से की थी, स्पेसिफिक मेथड से, तो उस केस में फिर तू उस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले ले, 6 महीने पहले की डेट ऑफ एग्रीमेंट की। अदरवाइज जिस दिन रजिस्ट्री होगी उस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेनी है। इफ पेमेंट पार्ट या फुल हैज बीन, चाहे 1 रुपया कर ले, चाहे 1 रुपया कर ले, अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट, तो उस दिन का आप ले सकते हो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किस दिन की, डेट ऑफ एग्रीमेंट की। अदरवाइज तो फिर आपको जिस दिन रजिस्ट्री होगी उस दिन के थ्रू लेनी है। एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब 8 मोड है, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सारे जो पीजीपीपी में मैंने बताए थे, हाँ 48(3) के टाइम पर, वो सारे के सारे 8 मेथड, आधार पेमेंट, आधार लिंक पेमेंट भी इसमें इंक्लूड है 8 मेथड में। ठीक है, ठीक है सर। ये एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वैल्यूएशन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर, मेरी और असेसिंग ऑफिसर एओ की लड़ाई हो गई। वो कह रहा है इतनी वैल्यू तू कम बता रहा है, ज्यादा है इसकी वैल्यू। मैंने कहा यार पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब है भाई, इतना मेरा तू आके तो देख यार, वहां पर इतने बड़े बड़े कूड़े के दान लगे हुए हैं, वहां पर कूड़ा दान फेंकता है लोग, पहाड़ है कूड़े के, इसकी इतनी वैल्यू है ही नहीं। वो कह रहा नहीं नहीं यार क्या बात कर रहे, तू दिल्ली की मेन प्रॉपर्टी है। अब दोनों में लड़ाई, तो काम कर, एओ क्या करेगा, ए असेसिंग ऑफिसर वीओ को, वैल्यूएशन ऑफिसर को केस ट्रांसफर कर देगा, कहेगा जाइयो यार रमेश एक बार देख क्या इसके यहाँ कूड़े के पेड़ है, कूड़े के पहाड़ है क्या, इसकी क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू सच में ही कम है। तो उन दोनों में कंफ्लिक्ट हो जाता है। तो फिर जो वैल्यूएशन ऑफिसर बोलेगा उसकी बात को हम कहां तक मद्देनजर रखेंगे। अगर जो वैल्यू बताई वैल्यूएशन ऑफिसर ने वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैंप ड्यूटी से ज्यादा बता दी, वो कह रहा है नहीं नहीं दिल्ली की मेन प्रॉपर्टी है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही कम है, इसकी तो बढ़नी चाहिए थी, इसकी तो वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो फिर एओ असेसिंग ऑफिसर बोलेगा चल ठीक है, जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी वही मान रहा हूं, वैल्यू जो वीओ ने बताई है, वैल्यूएशन ऑफिसर ने बताई, वो नहीं मान रहा, छोड़ रहा हूं तुझे। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। दूसरा केस, वैल्यू बाय वीओ,
कम है एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से भी कम है, मतलब जो मैंने बताई थी उससे भी कम। कह रहा यार इसके यहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ है कूड़े के, इस प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो ज्यादा बता रहा है, इवन ये क्लाइंट तो बहुत अच्छा है, एसएससी बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू बता रहा है। तो उस केस में जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो लूंगा मैं, जो मैं बता रहा हूं, मतलब एसएससी बता रहा है, वही वैल्यू लेकर चलेंगे। एक बीच वाला केस आता है, बीच वाले केस में क्या है, वो ये कहता है कि वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से तो ज्यादा है बट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, मतलब जो गवर्नमेंट का रेट है उससे कम है लेकिन जो मैंने बताया था उससे ज्यादा है, मतलब कहीं बीच में है, सरकार से कम मुझसे ज्यादा। तो उस केस में वो कह रहा है यार जो जो तू वैल्यूएशन ऑफिसर बोलेगा वही हम मान लेंगे, ठीक है। विद एग्जांपल्स ये मैंने अपना बता रखे, आप इसको पढ़ सकते हैं। रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरी क्वेश्चन, या फिर एमसीक्यू में आपसे ये वाली लिमिट वो पूछ सकते हैं। बात समझना जरा, आप किन किन केसेस में वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करोगे, बस मेरी उसकी लड़ाई हुई उसने रेफर कर दिया, बस इतनी सी बात है और तुम रूठ के चली गई, क्यों? मियां बीवी हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लड़ाई होती रहती है, क्या बात होगी, तुम तो नाराज हो गए, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भाग गए, रकीब के पास भाग गए। तो किस किस केसेस में वैल्यूएशन ऑफिसर को बुलाया जा सकता है? चलिए जी, वेयर द वैल्यू ऑफ द एसेट क्लेम बाय एसएससी मी इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यूएशन मेड रजिस्टर वैल्यूअर बट एओ इज ओपिनियन दैट, कि भाई आप तो फेयर मार्केट वैल्यू से बहुत कम क्लेम कर रहे हो, बहुत क्लेम कर रहे हो, तो ठीक है एओ रेफरेंस दे दे, वैल्यूएशन ऑफिसर को भेज दे। If fair market value as on 1/4/2000 is taken as cost of acquisition, AO can make reference to valuation officer if he is of the view that there is a variation of, वो कह रहा है यार 1/4/2001 वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, विच एवर इज हायर वाला, उसमें भी तुम धांधली कर रहे हो, उसमें भी वैल्यू अलग अलग है, तो कह रहा है वैल्यूएशन ऑफिसर को दे दे सेल कंसिडरेशन में। where AO is opinion that fair market value of the asset, fair market value of the asset exceed the value claimed by, कितने से एक्सीड कर रही है, मोर देन 15% ऑफ द वैल्यू क्लेम्ड बाय एसएससी और 25,000 विच एवर इज लेस, 15% वैल्यू क्लेम बाय एसएससी, जो भी मैं एसएससी क्लेम करता हूं उसका 15% और 25,000 दोनों में से कम होगा, दोनों में से कम होगा, उतनी अमाउंट से ज्यादा का वेरिएशन है। where AO is opinion that fair market value of the asset exceed value claimed by more than 15% of the value claimed or 25,000 whichever is lower के केस में, where AO think that, वो कह रहा है यार AO को जो कुछ लगता है वो कर सकता है वैल्यू, जब यही लाइन लिखनी थी, इनकी जरूरत क्या थी, लास्ट में क्या लाइन लिख दी, where AO think that it is necessary to do so having regards to the nature of assets and relevant circumstances, कह रहा है AO को लगता है एसेट इस नेचर की है उसकी वैल्यूएशन करानी पड़ेगी। अरे भाई वो तो किसी भी केस में बोल देगा, फिर मुझे तो लगता है ऊपर वाले पॉइंटों की जरूरत क्या रहेगी इनकी फिर। हाउ टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, अभी दोनों को पढ़ो, लैंड बिल्डिंग वाले बढ़िया एग्जांपल है, दोनों के दोनों बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि कैसे आप इनके साथ डील करोगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आता है, लैंड अलग आ गई, लैंड बिल्डिंग इकट्ठे आ गए, दोनों को अलग अलग कैसे मानना, दोनों के दोनों दिखाए गए, ठीक है, ठीक है सर। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड अनकोटेड शेयर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अगर आप अनलिस्टेड शेयर ट्रांसफर कर रहे हो किसी प्राइवेट कंपनी में या अनलिस्टेड कंपनी में शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल प्राइस में कितनी मानूंगा, तो उस केस में इफ सेल कंसिडरेशन कम है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर से, तो फेयर मार्केट वैल्यू ही मेरी फुल वैल्यू मान ली जाएगी, ठीक है सर। 50D deemed to be the fair market value if sale consideration is not determinable, मतलब सेल कंसिडरेशन डिटरमाइन ही नहीं हो सकता, कैसे अभी बताता हूं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल असेट्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जैसे मैंने क्या किया कि एक ज्वेलरी थी, ज्वेलरी किसी आदमी को बेच दी, ठीक है, ज्वेलरी की फेयर मार्केट वैल्यू आप निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते। मैंने उसको कहा भाई सुन, इसके बदले में तू मेरे यहां आया कर और मेरी वीडियो रिकॉर्ड किया कर या मेरी वीडियो एडिटिंग किया कर। अब इस केस में भाई मैं वैल्यू डिटरमाइन कैसे करूं,
कितनी करूं? तो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ही मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ज्वेलरी की जो भी वैल्यू होगी वो मान ली जाएगी। सिंपल सिंपल। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी फॉरफिटेड, एडवांस मनी फॉरफिट कर ली, जब्त कर ली, जब्तीकरण कर लिया, नियत खराब थी या सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, तो सिंपल सिंपल क्या करना है, अगर आपने 1/4/2014 1/4/2014 से पहले की एडवांस मनी की है फॉरफिट, तो वो आप क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, कहां से, कॉस्ट में से। और अगर 1/4/2014 के बाद की है, उस दिन या उसके बाद की है, तो वो IFOS 56(2) में यहां पर आकर वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी सर, यहां पर आकर वो टैक्सेबल हो जाएगी IFOS में। पॉइंट्स टू रिमेंबर, forfeited advance money shall be reduced from original cost of acquisition before indexation। आपको जो माइनस करनी है ये वाली फिगर जो माइनस करनी है वो हमेशा बिफोर इंडेक्सेशन माइनस करनी है। इंडेक्सेशन लगाने के बाद माइनस मत कर देना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से बिफोर इंडेक्सेशन माइनस करनी है, ठीक है, ठीक है जी। अमाउंट रिसीव्ड और फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर, पिछले वाले ओनर ने, मतलब प्रीवियस ओनर का मतलब कि आपको गिफ्ट वगैरह में मिली थी, पिछले ओनर की एडवांस मनी फॉरफिटेड, नॉट टू बी कंसीडर्ड, उसका कोई हमें लेना देना नहीं है। विद एग्जांपल, हर कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ समझा रखा भाई, समझ में मैं समझाऊंगा तुम्हें, फिर भी कोई दिक्कत रहती लो एग्जांपल लो, मास्टर जी और एग्जांपल दोनों मिलकर आपके दिमाग में ड्रिल डाउन करके घुसेंगे, ड्रिल डाउन करके घुसेंगे। चलो जी, अब 4 केस ये नए आए हैं, देखना नहीं, एक ये वाला केस, इसके 3 भाई और हैं। क्या कहता है, 4 केसेस में, स्पेसिफिकली 4 केसेस में वो ये बात कहता है कि साहब ये 4 ऐसे केसेस हैं जहां पर आप इंडेक्सेशन अलग लेंगे, मतलब जिस साल में आपको कंसिडरेशन मिला और ट्रांसफर हुआ, ये चीजें अलग अलग होती हैं। आपको टैक्स निकालना है किसी अलग साल में, इंडेक्सेशन लेना है किसी अलग साल में। अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था कि जिस साल में आपके पास पैसा आया उसी साल में ट्रांसफर हुआ, उसी साल में इंडेक्सेशन निकाला, कैपिटल गेन निकाला, टैक्स दे दिया। अब क्या होगा, ये 4 ऐसे केसेस हैं जहां पर प्रॉपर्टी आपने 2-3-4 साल पहले ट्रांसफर कर दी थी, पैसा आपको 3-4 साल बाद मिला है, तो जिस साल में पैसा मिलेगा टैक्स उस साल में करूंगा, इंडेक्सेशन उस साल तक का लूंगा जिस साल में पोजेशन ट्रांसफर कर दिया था, दे दी थी। दैट मतलब 2-3-4 साल का गैप रहेगा दोनों चीजों में, इंडेक्सेशन वहीं तक का। बात समझना आप, जैसे कैपिटल गेन ऑन केस ऑफ ए डीम्ड सेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स, इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव्ड। जैसे गाड़ी थी, कमर्शियल यूज थी, ऑफिस में यूज होती थी, हाँ होती थी साहब, प्लांट एंड मशीनरी थी साहब, टूट गई, आग लग गई, ये झगड़े हो गए, एक्सीडेंटल फायर, आग लग गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, इनके कारण भूकंप आ गया, प्रॉपर्टी ढह गई, प्रॉपर्टी ढह गई, हाँ सर, मान लो 2018 में भूकंप आया था, लेकिन सरकार ने या इंश्योरेंस कंपनी ने उसका कंपनसेशन 2014 में दिया। अब 2018 में भूकंप आया था, 2024 में उसका कंपनसेशन मिल रहा है, टैक्स 2024 में लगाएंगे, लेकिन इंडेक्सेशन में 2018 तक का ही लूंगा, CII 2018 तक का ही लूंगा, आज तक का नहीं लूंगा। ये ऐसे केसेस है। चलो जी, सर्कमस्टांस क्या हो जाएगा, फ्लड वगैरह, अर्थक्वेक, नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, राइट्स, सिविल डिस्ट्रक्शन हो गई, एक्सीडेंटल फायर वगैरह, 4 मोटा मोटी कारण है। आग उग लग गई, एक्शन ऑफ एनिमी, वॉर, झगड़े, वॉर, अभी जो रशिया वगैरह के, यूक्रेन वगैरह की चल रही ऐसी वॉर हो गई, तो उस केस में अगर आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता है तो आप पर ये सेक्शन लगेगा। सेल कंसिडरेशन, इंश्योरेंस कंपनसेशन जो भी मिला, या तो एसेट के बदले एसेट मिलेगी या पैसा मिलेगा, दोनों चीज मिली तो दोनों को ले लो। टैक्सेबिलिटी, जिस साल में आपको पैसा मिला, पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, 2018 में भूकंप आया था वहीं तक का। इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन अवेलेबल टिल द प्रीवियस ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड नॉट टिल द डेट ऑफ कंपनसेशन रिसिप्ट। 2014 तक का इंडेक्सेशन मत लगाना, 2018 तक का ही लगाना। ये एक केस था। इफ कंपनसेशन इज रिसीव्ड फॉर स्टॉक, तो वो PGBP में टैक्स होगा, कैपिटल गेन में टैक्स नहीं होगा, क्योंकि वो उसका बिजनेस है। ठीक, ठीक है सर। एक केस हो गया इंश्योरेंस कंपनी वाला, जिसमें टैक्सेबिलिटी अलग, इंडेक्सेशन अलग। दूसरा केस, कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कैपिटल एसेट्स थी, आपके पास कोई प्लॉट ऑफ लैंड था, वो क्वेश्चन है ना, जिस पर पूरी माले की बिल्डिंग होगी, अब वो बिल्डिंग बिकने में 4-5-6 साल लग सकते हैं, तो
आपके पास पोजीशन अलग है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग है, सेल कंसिडरेशन अलग साल का है। तो सेल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट्स ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन कन्वर्ट हुआ, रिसिप्ट वाज दिन जिस दिन कन्वर्ट हुआ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू में क्या लूंगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या फिर सेल कंसिडरेशन। टैक्सेबिलिटी किस साल में करूंगा, जब वो स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा, जब मेरे पास पैसा आएगा उसी साल में तो टैक्स करोगे। 2022 में मैंने कैपिटल एसेट्स कन्वर्ट की थी स्टॉक इन ट्रेड में, 2024 में आकर बिकी है, तो 2 साल का गैप हो गया। तो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, year in which stock in trade is sold transferred not in the year of conversion। 2022 का नहीं लेना, 2024 में मैं टैक्स करूंगा। इंडेक्सेशन कब तक करा गया, ओनली टिल द प्रीवियस ईयर कन्वर्जन टुक प्लेस, 2022 तक का ही इंडेक्सेशन लगेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग सेम वही, जिस दिन से आपने खरीदा था और जिस दिन आपने कन्वर्ट किया। पीजीबीपी, अब आगे क्या होगा, कैपिटल एसेट्स तो स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट कर दिया, अब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा, अब दो, एक पार्ट तो हो गया कैपिटल गेन आपका, दूसरा हो गया पीजीबीपी की इनकम। पीजीबीपी की इनकम कैसे होगी, जितने में भी वो स्टॉक बिका उसमें से माइनस कर दूंगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, और कैपिटल एसेट्स में ये ले लूंगा सेल वैल्यू और इसमें से माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट की। ठीक है, ठीक है, अब ये ले ली मैंने यहां पर कॉस्ट और इसमें से कर दिया माइनस। ठीक है, ठीक है सर, एग्जांपल देना चाहोगे, हाँ दे देते हैं। ये पेन है, मान लो पेन ये कैपिटल एसेट्स था पहले मैं एक ही पास था, फिर मैंने इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो जब ये बिकेगा पेन, उस दिन मेरा को 2 प्रॉफिट होंगे, एक होगा कैपिटल गेन, एक होगा पीजीबीपी का। हाँ सर, कैपिटल गेन का कितना होगा, कैपिटल गेन का इतना होगा जितने में ये पेन मैंने कभी खरीदा था अकेला पेन, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। हाँ सर, कैपिटल गेन में जिस दिन ये कन्वर्जन हुआ उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू में इसकी सेल वैल्यू मान लूंगा। तो जिस दिन आज मैंने कन्वर्ट किया तो आज की इसकी फेयर मार्केट वैल्यू, इसकी सेल प्राइस माइनस जो मैंने खरीदा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये पोर्शन तो हो गया कहां पर टैक्स, कैपिटल गेन में। अब आई पीजीबीपी की बारी, अब ये मैंने एक्चुअल में आगे बेचा कितने में, उतना माइनस जो मैंने कैपिटल गेन की सेल वैल्यू ली है ना, वो मेरी पीजीबीपी की कॉस्ट हो जाएगी। इसका एक क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक में है, वो जाकर आप कर सकते हो। सर क्वेश्चन बैंक वगैरह चाहिए थे, क्वेश्चन बैंक चाहिए थे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम वगैरह का सब कुछ का लिंक है, वहां से सारी चीजें ले सकते हो। इफ देयर इज ओनली पार्ट ऑफ स्टॉक सोल्ड, ओनली पार्ट कैपिटल गेन विल अराइज इन द, ऑब्वियसली पार्ट बिका तो पार्ट कैपिटल गेन होगा। एक प्लॉट ऑफ लैंड था, उस पर 80 फ्लैट बना दिए, 80 में से बिक गए 40, तो 40 का ही लगाना टैक्स, बाकी का मत लगाना। सीबीडीटी का सर्कुलर क्या कहता है, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 ईसी पीरियड ऑफ 6 मंथ, 54 ईसी वाली जो एग्जम्पशन है वो कहां से लेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ना कि कन्वर्जन से। जिस दिन आपका माल बिकेगा उसके 6 महीने में आपने वो पैसा जमा कराना है 54 ईसी की एग्जम्पशन के लिए। अब कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, रिवर्स भी तो हो सकता है, पहले आपके पास स्टॉक इन ट्रेड था, कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट्स में, जो ये वाला केस था यहां पर तो कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड था, अब रिवर्स हो गया तो स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट्स हो गया। हाँ हो सकता है, तो फिर पीजीबीपी की इनकम निकाल लेना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन या फिर ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। ठीक है, ठीक है सर, ये एक टेबल है, ये आप लोगों के, चलो मैं ही करवा देता हूँ, क्या होमवर्क दूंगा यार, क्या याद रखोगे। कंट्रीब्यूशन ऐड कर रहा है कौन, पार्टनर कर रहा है पार्टनरशिप फर्म में, मेंबर कर रहा है एओपी बीओआई में। दूसरा, डिसोल्यूशन रिटायरमेंट पार्टनर पर, फर्म से पार्टनर को मिला, एओपी बीओआई से मेंबर को मिला। मतलब पहले वाले केस में मेंबर या पार्टनर फर्म या एओपी में लेकर आए पैसा, दूसरे वाले केस में वो एओपी या फर्म से पैसा लेकर जा रहे हैं, अपना जो कंट्रीब्यूशन जो पहले में लगाया था दूसरे केस में वो लेकर जा रहे हैं, भाई ले जाओ। सेल कंसिडरेशन क्या लूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म, जिस दिन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उस दिन बुक्स में क्या आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो वैल्यू में सेल वैल्यू लूंगा। ठीक है, लेकिन जब आप निकालोगे तो फेयर मार्केट वैल्यू, जो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, वो सेल कंसिडरेशन लूंगा निकालते टाइम पर, बुक वैल्यू नहीं लूंगा। जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो बुक वैल्यू लूंगा और निकालोगे तो सेल वैल्यू लूंगा, जितना फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी।
टैक्स किस साल में करेंगे? टैक्स इन द प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल में मैं ट्रांसफर कर रहा हूं उस साल में मैं टैक्स करूंगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑफ एक्विजिशन टिल द प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर तक मैं लेकर चलूंगा। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट्स, ये भी वही एक एग्जांपल है, मतलब इंडेक्सेशन अलग, टैक्सेबिलिटी अलग साल में, इंडेक्सेशन अलग साल तक का। कंपल्सरी एक्विजिशन, सरकार आपकी कैपिटल एसेट्स को कंपल्सरी एक्वायर कर रही है, कंपल्सरी एक्वायर करके आपको कंपनसेशन दिया जाता है। ध्यान से सुनना, आंखें बंद कर लो, इधर देखो, इधर देखो, फिर आंखें बंद करो, समझना क्या कह रहा हूं। सरकार जब भी कोई एसेट लेती है तो आपको पैसे दे देती है, आपका उसका रिश्ता खत्म, आपसे एसेट जबरदस्ती ले ली, ठीक है, आपको जबरदस्ती पैसा दे दिया, ठीक है जी, जाओ, हो गया सब। ये एक केस हुआ। दूसरा केस कई बार क्या होता है, किसानों की जैसे जमीन ले ली, फिर किसान सरकार पर केस उल्टा डाल देते, कोर्ट में खड़े हो जाते, अरे इन्होंने तो कम मुआवजा दिया, हमें कंपनसेशन कम दिया, इन्होंने बिल्कुल ही चुन्नू से पैसे देके हमें बहला फुसला के हमें निकाल दिया, हमें ज्यादा पैसा देना चाहिए था। तो फिर उस केस में क्या होता है, फिर कोर्ट के फैसले आते हैं, फिर एनहांस कंपनसेशन, बढ़ा के कंपनसेशन दिया जाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनसेशन। एक दो इनिशियल कंपनसेशन आया जबरदस्ती, हाँ भाई हटो यहां से, ये लो पैसा, आप अपने घर जाओ, चले गए, इनिशियल कंपनसेशन। दूसरा, वो घर जाने के बजाय कोर्ट में खड़े हो गए, 5-6 साल में कोर्ट का फैसला आया एंड बोला भाई सरकार और पैसे दे इनको, एनहांस कंपनसेशन। तो दो कंपनसेशन। अब दोनों कंपनसेशन हो सकता है एक बार में ही मिल जाए, वन टाइम सेटलमेंट, या फिर कुछ। अब सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं होता, हजारों एकड़ जमीन एक्वायर कर ली, सरकार भी इतना पैसा कहां से लाएगी, तो वो इंस्टॉलमेंट में भी देती है। तो इनिशियल कंपनसेशन में भी और एनहांस कंपनसेशन में भी इंस्टॉलमेंट का मैटर हो सकता है। अब ये देखना कैसे मक्खन की तरह तुम्हारे दिमाग में जाएगा ये वाला। इनिशियल कंपनसेशन, सेल कंसिडरेशन, टैक्स फ्री, किस साल में टैक्स करूंगा? प्रीवियस ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनिशियल कंपनसेशन, चाहे 1 रुपया भी मिला हो, जिस साल में आपको इनिशियल कंपनसेशन मिल गया उसी साल में मैं टैक्स कर दूंगा। एंटायर कैपिटल गेन ऑन टोटल कंपनसेशन इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, चाहे लमसम पैसा मिला चाहे एक इंस्टॉलमेंट मिली, टैक्स पूरे पर लगा दूंगा। अब चाहे 10,000 रुपए दिए हो, टैक्स बनता हो आपका 1 लाख रुपए, सरकार ने आपको सिर्फ अभी तक 10,000 दिया, तो आपको 1 लाख रुपए टैक्स अपने 90,000 अपनी तरफ से, 10,000 जो सरकार ने सेल वैल्यू दी थी वो मिलाकर 1 लाख टैक्स जमा कराना पड़ेगा। सर नहीं आया समझ में, मैं बताता हूं क्या होता है। कई बार सरकार बहुत छोटी अमाउंट पहले दे देती है, बड़ी अमाउंट बाद में देती है, टैक्स उस वैल्यू पर जो पहली इंस्टॉलमेंट दी उससे कहीं ज्यादा बन रहा है। अब किसान अपनी जेब से टैक्स देगा, इनकम टैक्स यही कहता, कह रहा भाई तू अपनी जेब से दे। अगर तुझे 1 रुपया भी सरकार ने दे दिया ना कंपनसेशन का, तो भी तुझे फुल वैल्यू पर टैक्स देना, ठीक है सर। पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आपने खरीदा था, टिल द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्वायर, जिस दिन कंपल्सरी एक्वायर कर लिया वहां तक का पीरियड ऑफ होल्डिंग लेना है। इंडेक्सेशन भी अप टू द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, नॉट टिल द डेट ऑफ पेमेंट। अब पेमेंट हो सकता है सरकार देते देते 5 साल लगा दे, 5 साल पहले एक्वायर किया था, 5 साल बाद पेमेंट मिली, 5 साल पहले तक का ही इंडेक्सेशन लगाना है। टैक्स उस साल में करूंगा जिस साल में पैसा जेब में आए, इंडेक्सेशन उस साल तक का रखूंगा जिस साल में रजिस्ट्री वगैरह सरकार के नाम में चलेगी। एनहांस कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन भी मिल सकता है, हाँ सर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। टैक्सेबल किस साल में होगा? जिस साल में रिसीव हुआ। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किस पर डिपेंड करता है? जो इनिशियल कंपनसेशन मिला था, ओरिजिनल कंपनसेशन मिला था उसके नेचर पर। कई बार सरकार क्या कोर्ट क्या होती है, बीच में इंट्रीम ऑर्डर पास कर देती है। इंट्रीम ऑर्डर मतलब टेम्परेरी ऑर्डर, चलो भाई अभी के लिए मोटा मोटी देखने पर लग रहा है कि किसान ठीक है, तो सरकार तुम ये एनहांस कंपनसेशन दो, बाद में हो सकता है उसको चेंज किया जाए। तो अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रीम ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, टैक्सेबल तभी होगा जब फाइनल ऑर्डर पास होगा कोर्ट का। इंट्रीम ऑर्डर पास होने पर टैक्स नहीं देना है। टैक्स कब देना? जब कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करेगी। While computing capital gain, litigation expense allowed, एनहांस कंपनसेशन में litigation expense ही allowed है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको नील लेनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई एक बात बता, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो तूने इनिशियल कंपनसेशन मिलते टाइम जब कैपिटल गेन की कैलकुलेशन की थी तब माइनस कर लिया होगा। एनहांस कंपनसेशन तो सिर्फ आपको बढ़ा के दिया है, उस टाइम ना तो आपने कुछ बेचा था ना कुछ इंप्रूवमेंट की थी। जब इनिशियल मिला था, कैपिटल गेन निकाला था इनिशियल कंपनसेशन का, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो यही माइनस हो गया होगा। हाँ, एनहांस कंपनसेशन बढ़ा, आपके पास कोई एसेट थोड़ी थी, कुछ भी नहीं था, चलो बढ़ के आ गया, कोर्ट ने फैसला सुनाया आपको मिला।
पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा कंपनसेशन या एनहांस कंपनसेशन पर, उसमें 50% की डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 57। 1 लाख रुपए का अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें सिर्फ 50,000 रुपीज ही आपको एज ए IFOS में लेकर जाना है। एनहांस कंपनसेशन रिसिपिएंट के हाथ में मिला, अगर डेथ हो जाती है तो लीगल हेयर के केस में टैक्स होगा। और RCRFCTLARR, ये एक्ट का नाम, इतना बड़ा एक्ट है। एक्ट का नाम क्या है सुनो, राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी एंड इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। अगर इस एक्ट में कोई प्रॉपर्टी एक्वायर होती है तो वो टैक्स नहीं होगी। अगर इसमें कंपनसेशन मिलता है इस एक्ट में तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। रट्टा मार लेना, एमसीक्यू में हो सकता है पूछ ले कि इस एक्ट में कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की थी तो क्या वो टैक्स होगी? नहीं, वो टैक्स नहीं होगी। TDS 194 LA में कटेगा एट द रेट 10% इफ अमाउंट एक्सीडिंग 2.5 लाख प्रीवियस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में। इफ एनहांस कंपनसेशन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट दैट टैक्सेबल ओनली व्हेन रिसीव्ड। अगर एनहांस कंपनसेशन इनिशियल कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले इंस्टॉलमेंट में रही पूरी अमाउंट को टैक्स कर दूंगा जो बाद तक मिलती रहेगी मुझे। ठीक है, ठीक है सर। एनहांस कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिला तो जब जब मिलेगा तब तब टैक्स होगा। ठीक है सर। लास्ट चौथा केस, पहला कौन सा था सर? इंश्योरेंस वाला। दूसरा कौन सा था? स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्जन वाला। तीसरा कौन सा था? कंपल्सरी एक्विजिशन वाला। और चौथा कौन सा है? JDA वाला, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाला। सर ये 4 केस कौन से थे सर? जिन केस में पैसा किसी अलग साल में मिलता है और इंडेक्सेशन किसी अलग साल तक का लगता है। ये वाला केस देखो, इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में आपको क्या हो जाता है कि आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले ली जाती है और उसको रिकंस्ट्रक्ट करके उसकी वैल्यू एडिशन करके आपको वापस दे दी जाती है, या फिर आप उसको बेच देते हो, वो डिपेंड करता है SSC पे। सेक्शन सिर्फ एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल HF पर। ट्रांजैक्शन लैंड एंड बिल्डिंग या फिर बोथ दी जाएगी एग्रीमेंट में। टैक्सेबिलिटी किस साल में होगी? जिस साल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा कंपिटेंट अथॉरिटी से। जिस दिन सरकार ने ये बोल दिया हाँ भाई ये प्रोजेक्ट था, अडानी प्रोजेक्ट था, पूरा कंप्लीट हो गया, ये लो कंप्लीशन सर्टिफिकेट। टैक्सेबिलिटी किस साल में होगी? प्रीवियस ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर द होल और पार्ट, चाहे पूरे के लिए चाहे पार्ट के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। किससे? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। उस साल में मैं टैक्स कर दूंगा। लेकिन 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 इंडेक्सेशन कब तक का लगाऊंगा? ईयर इन विच पोजेशन हैंड ओवर टू डेवलपर। जब मैं डेवलपर को दूंगा ना कि यार मेरा 2 BHK था, बात समझ, मेरा 2 BHK का फ्लैट है, डेवलपर आया बोला यार एक काम कर 2 BHK इसको हटा दे यहाँ से, मैं यहाँ पर 10 मंजिला इमारत खड़ी कर देता हूँ, तुझे ना 2 BHK के 3 फ्लैट दूंगा, मतलब तेरा 6 BHK हो जाएगा, बस मुझे इस साइट को रीडेवलप करने दे। उसका क्या फायदा? 6 BHK मुझे दे दिए, बाकी जितने BHK बचेंगे वो सेल कर देगा, प्रॉफिट ले लेगा। ये होता है रीडेवलपमेंट वाले केस में। तो जिस साल में मैं डेवलपर को पोजेशन हैंडओवर कर दूंगा, अब मान लो मैंने 2021 में पोजेशन हैंडओवर कर दिया, उसने मुझे कंप्लीट करके दिया प्रोजेक्ट 2025 में, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला 2025 में, तो टैक्सेबिलिटी भी कब आएगी? 2025 में। लेकिन इंडेक्सेशन कब तक का लगेगा? 2021 तक का, जब मैं उसको हैंडओवर कर रहा हूं। कॉन्सिक्वेंसेस ट्रांसफर बिफोर ड्यू डेट। अगर आप मैंने 2 BHK उसको दे दिया जा रीडेवलप कर ले, पता नहीं मेरा मूड बदल गया 1 महीने बाद, मैंने कहा बेचना यार इसको, अगर मैं उससे पहले ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह आने से पहले ही उसको बेच देता हूं तो उस केस में क्या होगा? मुझे इस सेक्शन के सेक्शन 45(5)(a) के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। नॉर्मल कैपिटल गेन टैक्स होगा, हायर ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हिज शेयर, और एक्चुअल कंसिडरेशन शैल बी द फुल वैल्यू कंसिडरेशन, वो फिर मैं टैक्सेबिलिटी करूंगा। तो ये 4 ऐसे केसेस थे जहां पर टैक्सेबिलिटी अलग साल में आएगी, CII अलग साल में आएगा। तो जो अब आएगा अगला कॉन्सेप्ट होगा हमारा कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज शेयर्स वगैरह पर अगर बायबैक हो रहा है तो उस केस में कैपिटल गेन में क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देखेंगे सेक्शन 46A में। सेक्शन 46A में चलो फटाफट आओ। सेल कंसिडरेशन कौन सा होगा? अमाउंट गिवन बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑन बायबैक। जो भी कंपनी शेयर होल्डर को बायबैक पर प्राइस देगी, बायबैक शेयर्स खरीदा कंपनी बदले में कंसिडरेशन देगी, वो सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? अमाउंट एट विच शेयर्स वर परचेज्ड बाय द
शेयर होल्डर ने जिस प्राइस पर वो शेयर खरीदे होंगे वो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। टैक्स ट्रीटमेंट इस केस में क्या होगा, टैक्स ट्रीटमेंट एक बार फटाफट देखेंगे। टैक्स ट्रीटमेंट इस केस में होगा टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ, कंपनी के केस में क्या होगी और शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगी। अगर बायबैक ऑफ द शेयर बाय डोमेस्टिक कंपनी बायबैक कर रही है, उस केस में कंपनी टैक्स देगी, शेयर होल्डर का एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1013 फॉर कैपिटल ए, लेकिन कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट 23.296, दैट मींस 20% टैक्स रेट, 12% का सरचार्ज और 4% का HEC बायबैक, याद रखना बायबैक। लेकिन अगर अदर देन डोमेस्टिक कंपनी हुई तो कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना, शेयर होल्डर को टैक्स देना है। कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना, शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 46 कैपिटल ए में। और अगर बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय एनी कंपनी जैसे ईसोप, तो ईसोप में भी सेम टैक्स ट्रीटमेंट होगा जो अदर देन डोमेस्टिक कंपनी वाले में रहा। ठीक है सर, चलो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन स्पेशल केसेस, ये कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जहां पर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ अलग तरीके से लेते हैं। कैसे? नेचर ऑफ एसेट्स में कौन कौन सी? सब इंटेंजिबल है, गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, टेंडेंसी राइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, प्रोसेस, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस प्रोफेशन, लूम आवर्स, स्टेज कैरेज परमिट, जो परमिट होता है ना, जैसे बसें चलती हैं स्टेज कैरेज वाली, उनको परमिट मिलते हैं, तो उन केसेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर वो सेल्फ जनरेटेड है, अगर ये चीजें मेरी सेल्फ जनरेटेड हैं, इनमें से कुछ भी मेरा सेल्फ जनरेटेड होगा, तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लूंगा? निल। लेकिन अगर मैंने परचेज किया है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट मींस परचेज प्राइस विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है सर। ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इन केसों में नॉट अवेलेबल। कैपिटल गेन ऑन सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ प्रोफेशन नॉट चार्जेबल टू टैक्स अप टू असेसमेंट ईयर 2021 इन केसों पे गुडविल ऑफ बिजनेस वेदर सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इस केस में क्या लेते हैं? निल लेते हैं। इन केसों पे गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन depreciation has been claimed in any previous year up to 1920, cost of acquisition shall be amount of purchase price reduced by depreciation claim। ठीक है सर। अब बात करते हैं राइट शेयर बोनस शेयर की। राइट शेयर में क्या होता है? आपको राइट मिलता है, आप किसी और को वो राइट ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर राइट शेयर का जो आपके पास राइट है शेयर एक एक्चुअल वैल्यू से कम में खरीदने का। अब रिलायंस अपने ही शेयर होल्डर को कहती है हम आपको राइट शेयर इशू करते हैं, चाहो तो आप खुद खरीद लो या फिर इन राइट को किसी और को बेच सकते हो। उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा एंड बोनस शेयर के केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? बोनस शेयर के केस में मैं आपको बता दूं, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है बोनस शेयर के केस में 1/4/2001 से पहले का जो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 होगा वो मैं कंसीडर करूंगा, लेकिन आफ्टर 1/4/2001 बोनस शेयर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? शून्य, मतलब 0। ठीक है सर। राइट शेयर के केस में क्या करेंगे? राइट शेयर के केस में परचेज बाय ओरिजिनल शेयर होल्डर, रिलायंस कंपनी ने मुझे राइट शेयर दिए, मैंने खरीदे, तो जो भी इश्यू प्राइस होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। मैंने वो राइट शेयर अपनी किसी दोस्त को रेनाउंस कर दी कि भाई तू ले ले, मुझे तो जरूरत नहीं है, तुझे रिलायंस के शेयर खरीदने तो तू खरीद सकता है। उससे मैंने कुछ पैसा ले लिया, उसने कुछ पैसा रिलायंस को दे दिया, शेयर खरीद लिए, कुछ पैसा मुझे दे दिया, तो उस मेरे दोस्त को क्या कॉस्ट पड़ेगी? उसको पड़ेगी इश्यू प्राइस जो उसने रिलायंस को दिया प्लस जो कॉस्ट ऑफ द राइट जो मुझे वो देगा। ठीक है सर। राइट मतलब कोई भी आप राइट वगैरह ले रहे हैं, ये राइट शेयर की बात कर रहा था, ये कोई राइट इन द मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑलवेज निल और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा इस केस में। ठीक है सर। इंडेक्सेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस या राइट शेयर। इंडेक्सेशन आपको कब से मिलेगा? राइट अलॉटमेंट ऑफ द राइट शेयर और बोनस शेयर से आपको क्या मिल जाएगा? इंडेक्सेशन का बेनिफिट। स्वेट इक्विटी शेयर ईशॉप में सेल कंसिडरेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ईशॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। चलो,
Capital gain on transfer of depreciable assets section 50. I think I already told you in the PGBP, but यहां भी एक बार देख लेते हैं डेप्रिसिएशन कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा। डेप्रिशिएबल एसेट पर ध्यान से दो, इधर इधर फोकस फोकस, ध्यान से समझो समझो। कैपिटल एसेट डेप्रिशिएबल एसेट को जब भी आप सेल आउट करते हैं उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। जी सर, अगर आप डेप्रिशिएबल एसेट बेचते हो, डेप्रिसिएशन आप कब चार्ज करोगे? सर अगर ब्लॉक में दो चीजें होंगी, मैंने आपको पीजीबीपी में बताया था, ब्लॉक में डब्ल्यूडीवी होनी चाहिए, ब्लॉक में एसेट होनी चाहिए, तभी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज आप उस ब्लॉक में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर पाओगे। इसमें भी यही बातें लिखी गई हैं। Capital gain arising on depreciable asset will always be short-term capital gain irrespective of period of holding. Condition for claiming depreciation under section 32, there must be at least एक asset होनी चाहिए और some WDV for the block, कुछ WDV होनी चाहिए और एक एसेट, कम से कम एक एसेट जरूर होनी चाहिए ताकि आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओ। Section 50, capital gain on depreciable asset will realize only if the two cases WDV block is 0 और block is empty on the last date। ठीक है, कोई एक चीज आपकी इनमें से सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज कर पाओगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इफ सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ वन और मोर कैपिटल एसेट ज्यादा है। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा कब? आप किसी भी एसेट, कोई भी एसेट ब्लॉक की बेच रहे हो जिसमें सेल कंसिडरेशन ज्यादा हो गया, किससे? WDV ऑफ द ब्लॉक, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। WDV ऑफ द ब्लॉक विल बी 0 एंड देयर नो डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड। आप फिर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल कंसिडरेशन माइनस WDV ऑफ द ब्लॉक। सिंपल सिंपल, सेल कंसिडरेशन जो भी आपको मिला माइनस WDV ऑफ द ब्लॉक, बाकी जो भी बचेगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया इन द केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक है सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैसे होगा? इफ ऑल द एसेट्स ऑफ द ब्लॉक आर सोल्ड, सारी एसेट्स बिक गई हैं, ब्लॉक इज एम्प्टी एंड thus no depreciation can be claimed even if WDV left in the block, चाहे बेशक WDV रह गई। सेल कंसिडरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक कम हो गया WDV से, तो उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। मैंने क्या बोला था? डेप्रिशिएबल एसेट में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस केस में होगा? अगर आपका सेल कंसिडरेशन ज्यादा है WDV से। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कब होगा? अगर आपका सेल कंसिडरेशन डाउन है, किससे? WDV से कम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेल कंसिडरेशन ऑफ ऑल एसेट्स माइनस WDV ऑफ द ब्लॉक। चलो जी, पावर जनरेटिंग यूनिट आई ऑलरेडी टीच यू इन द क्लास ऑफ पीजीबीपी रिवीजन, ये आप वहां से देख सकते हैं। पावर जनरेटिंग यूनिट को एक स्पेशल पावर होती है एसएलएम बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, वही सारी बातें, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज वगैरह, कैपिटल गेन कैसे निकलता है, ये सारा का सारा आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द क्लास ऑफ पीजीबीपी रिवीजन, तो मैं उसको दोबारा यहां कवर नहीं कर रहा हूं। कैपिटल गेन इन केस ऑफ ए लमसम सेल, लमसम सेल, स्लम सेल, लमसम सेल, स्लम सेल। स्लम सेल का मतलब ये है कि आपको इंडिविजुअली कोई भी आइटम सेल नहीं किया जाएगा, आपको बल्क में एक साथ पूरी की पूरी यूनिट बेच दी जाएगी। बिग बाजार पूरी की पूरी यूनिट बेच दी एक साथ में, दैट इज कॉल्ड स्लम सेल। स्लम सेल के केस में कभी भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, सारी की सारी एसेट एक साथ सेल आउट की जाती हैं, इंडिविजुअली कोई भी एसेट स्लम सेल में नहीं बेची जाती। अंडर सेक्शन 50B में स्लम सेल का ट्रीटमेंट होता है। इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होती है? अमेंडमेंट के बाद फेयर मार्केट वैल्यू FMV1 और FMV2 विच एवर इज हायर को हम सेल कंसिडरेशन कंसिडर करते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू 1 तो वो हो गई कौन सी आपकी, जो आपको निकालनी है। दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू 2 जो लमसम कंसिडरेशन आपको रिसीव हुआ है, तो वो हो गई FMV2। इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी? फटाफट देखो इधर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग डिवीजन। जल्दी जल्दी स्क्रीन पर देखो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन FMV1 और FMV2 लमसम कंसिडरेशन जो रिसीव हुआ विच एवर इज हायर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग। नेटवर्थ आप कैलकुलेट करेंगे, सबका एकदम सटीक सा आसान सा क्वेश्चन आता है, इसमें सारे फिगर्स आपको दी रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दो चार बातें ध्यान रखनी, इंडेक्सेशन नहीं मिलता, रिवैल्यूएशन नहीं हो सकता इसमें, किसमें? स्लम सेल में। बाकी रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल नहीं लोगे लायबिलिटी साइड में,
बुक वैल्यू पर फिगर लोगे, ये सारी चीजें रटनी है इसमें। इधर आ जाओ फटाफट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नेटवर्थ शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। नेटवर्थ कैसे निकालोगे? टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल एसेट्स ऑफ द अंडरटेकिंग, नोट 1, लेस टोटल वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज ऑफ सच अंडरटेकिंग, माइनस करवा दो, मतलब ऑल एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करवा दो, आपकी नेटवर्थ आ गई। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट, नेटवर्थ होगी, वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। ठीक है सर। एनी चेंज इन द वैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन आपको क्या करके चलना है? इग्नोर, जैसे लड़कियां लड़कों को करती हैं इग्नोर, वही रिवैल्यूएशन आपको स्लम सेल में करना है, इग्नोर। इंडेक्सेशन करना है, इग्नोर। स्लम सेल में इंडिविजुअल एसेट की लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नेचर नहीं बनाया जाता। अगर पूरी यूनिट 36 मंथ या उससे लेस है तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगी पीरियड ऑफ होल्डिंग, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी अगर 36 मंथ से ज्यादा। पूरी यूनिट का एक साथ देखेंगे, ये नहीं है कल एक एसेट्स परसों आई थी, एक साल पहले आई थी, एक 2 साल नहीं, 36 मंथ फाइनल फुल सबके लिए। आपको एसेट्स की वैल्यू, डेप्रिशिएबल एसेट्स ऑब्वियसली आप WDV ऑफ द ब्लॉक लेंगे, 35 AD की नील लेंगे क्योंकि आप फुल डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं PGBP में। ऑल अदर एसेट्स की क्या लेंगे आप? बुक वैल्यू लेंगे। गुडविल ऑफ द बिजनेस प्रोफेशन सेल्फ जनरेटेड होगा तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे? नील, शून्य। ऑल लायबिलिटी शुड बी assumed to be paid off in full unless otherwise specified। मान लेना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो कि सारी लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी हैं, मतलब एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देना अपना नेटवर्थ निकालने के लिए। इफ नेटवर्थ इज नेगेटिव देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है? शून्य, जीरो। कभी भी नेटवर्थ नेगेटिव में नहीं लेनी, चाहे बेशक आपकी निकल के आए। इफ स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड देन नो PGBP इनकम। बाई चांस इसमें पूरी अंडरटेकिंग में आप स्टॉक इन ट्रेड भी बेच रहे हो तो वहां पर PGBP इनकम मत लेना, वहां पर कैपिटल गेन आएगा। MCQ में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है सर। लायबिलिटीज एक्सक्लूड कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, बस ये छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी थी, खत्म, टॉपिक ही खत्म हो गया। कैपिटल गेन ऑन शेयर एंड डिबेंचर एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी बाय ए नॉन रेजिडेंट। कैपिटल गेन ऑन शेयर, फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। कैपिटल गेन इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एक्वायर, फॉरेन करेंसी में एक्वायर करता है शेयर और डिबेंचर। ठीक है, ठीक है सर। आ जाओ फटाफट। इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। If a non-resident acquire share or debenture in an Indian company by utilizing foreign currency से non-resident इंडिया में शेयर डिबेंचर ले रहा है, the capital gain shall be computed in foreign currency। आप इसमें क्या करोगे? सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में शेयर और डिबेंचर ले रहा है इंडियन कंपनी के फॉरेन करेंसी में, तो आप चुपचाप जो कैपिटल गेन निकलोगे वो फॉरेन करेंसी में निकालोगे, कैलकुलेट करोगे। बाद में जब कैपिटल गेन निकल जाए उसको आप कन्वर्ट कर दोगे इंडियन रुपीज में। कैसे होगा अभी बता रहा हूं, एक सेकंड में। इंडेक्सेशन नॉट अवेलेबल। स्टेप टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, पूरे स्टेप्स मैंने दिए हुए हैं कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे। सेल कंसिडरेशन, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तीन चीजें, सेल कंसिडरेशन, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तीनों चीजें विल बी गिवन इन रुपीज इन द क्वेश्चन एज शेयर डिबेंचर वर एक्वायर्ड बाय यूजिंग फॉरेन करेंसी। So we need to convert into foreign currency by using, क्या रेट लोगे? एवरेज बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर और एक्विजिशन। सेल कंसिडरेशन का, ट्रांसफर की डेट का एवरेज TTBR TTSR ले लेना, परचेज की डेट, परचेज के केस में परचेज की डेट का एवरेज TTBR TTSR। TTBR TTSR मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, वो एवरेज लेकर चलना अपना। सेल में सेल की डेट का, परचेज में परचेज की डेट का। आप कैलकुलेट कैपिटल गेन कर लो फॉरेन करेंसी में, आपने कन्वर्ट कर दिया इंडियन रुपीज में, आपको सब कुछ दिया रहेगा, आप चुपचाप उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर देना। सर कन्वर्ट किस सेल पर लेना है? एवरेज ऑफ TTBR TTSR, सेल कंसिडरेशन के लिए सेल की डेट का, परचेज के लिए परचेज की डेट का। अब जब फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होगी सारी चीजें, कैपिटल गेन कैलकुलेट करो फॉरेन करेंसी में, क्योंकि उसने सेल वैल्यू फॉरेन करेंसी में दी होगी। इसका एक बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक में डाला हुआ है। कैपिटल गेन ऑन फॉरेन करेंसी शैल बी रीकन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी। आप रीकन्वर्ट करोगे, जो कैपिटल गेन निकाला आपने फॉरेन करेंसी में, फिर आप उसको रीकन्वर्ट करोगे बाइंग रेट में ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, सेल की डेट का। बस इसको ध्यान रखना, ट्रांसफर की डेट पर जो बाइंग रेट होगा आप उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे। ठीक है सर, चलो फर्स्ट प्रोवाइजो खत्म सर। थर्ड प्रोवाइजो क्या होता है? सेकंड प्रोवाइजो इंडेक्सेशन है। थर्ड प्रोवाइजो क्या कहता है? थर्ड प्रोवाइजो अंडर सेक्शन 48 स्टेट दैट फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो will not be applicable under section 112A long term capital gain in the case of listed shares, securities, equity oriented mutual fund वगैरह।
यूनिट्स वगैरह जो है। ठीक है, ठीक है सर। फोर्थ प्रोवाइजो क्या कहता है, थर्ड प्रोवाइजो क्या कहता है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो नॉन रेजिडेंट वाला, इंडेक्सेशन वाला, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ 112A। 112A कैपिटल ए में इंडेक्सेशन लगता ही है, वो तो हमें पता ही है, इसलिए मैंने सेकंड प्रोवाइजो और थर्ड प्रोवाइजो में ये बात लिखी है। फोर्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, फोर्थ प्रोवाइजो इसमें क्या है, टोटल 7th प्रोवाइजो, 7 प्रोवाइजोस हैं इसमें। फोर्थ प्रोवाइजो क्या कहता है, सेकंड प्रोवाइजो इंडेक्सेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ डिबेंचर बॉन्ड एक्सेप्ट, बॉन्ड और डिबेंचर में मैंने आपको बताया था इंडेक्सेशन नहीं लगता, वो बात लिखी है फोर्थ प्रोवाइजो में, क्योंकि बॉन्ड और डिबेंचर की वैल्यू ही चेंज नहीं होती है, वैल्यू चेंज नहीं हुई तो इंडेक्सेशन क्यों लगाओगे, करेक्ट बात सर। अब लेकिन दो केसेस है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सॉमवेयर गोल्ड बॉन्ड, इन केसेस में इंडेक्सेशन लगता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ, इन केसेस में इंडेक्सेशन लगता है। ठीक है, ठीक है सर। अब अगर कोई इंडिविजुअल है, ये बॉन्ड और डिबेंचर रिडम्पशन कर रहा है मैच्योरिटी पर, तो उस केस में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, नो कैपिटल गेन बिकॉज ऑफ सेक्शन 47, और ट्रांसफर कर रहा है बिफोर मैच्योरिटी तो कैपिटल गेन अप्लाई हो जाएगा और इंडेक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। रिडम्पशन मैच्योरिटी पर इंडिविजुअल तो नो कैपिटल गेन, सेक्शन 47 लग जाएगा, बिफोर मैच्योरिटी करेगा कैपिटल गेन अप्लाई हो जाएगा, इंडेक्सेशन अलाउड होगा। अदर एसेसीज के लिए नॉर्मल कैपिटल गेन प्रोविजन अप्लाई विद इंडेक्सेशन। फिफ्थ प्रोवाइजो क्या कहता है, इफ कैपिटल गेन अराइज बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज, आपने कोई फॉरेन में एसेट खरीदी, इंडियन रुपीज बढ़ गए, फॉरेन रुपीज कम हो गए, उसकी वजह से कुछ गेन लॉस होता है, तो वो आपको एडजस्ट करना है। अगेंस्ट एनी फॉरेन करेंसी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी INR, किसमें, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में टैक्स पेयर सेफली इग्नोर दीज कैपिटल गेन्स व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर टोटल कंसीडरेशन वैल्यू। एडजस्टमेंट का मतलब मैंने क्या बोला था, उसको एडजस्ट करना है, तो इग्नोर करके चलना, उसका मतलब आप सब इग्नोर करके चलोगे अगर 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 आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इस केस में। ठीक है, ठीक है सर, सॉरी गेन हो रहा है इस केस में, कैपिटल गेन, लॉस नहीं गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है और वो अगर आपको फॉरेन करेंसी में डेप्रिसिएशन इन द फॉरेन करेंसी या एप्रिसिएशन, वो एक ही बात है, अगर इंडियन रुपीज बढ़ी तो फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट होगी, उसकी वजह से कोई कैपिटल गेन हुआ है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड के केस में, तो वो इग्नोर करके चलना है। फिफ्थ प्रोवाइजो ये कहता है। सेवेंथ प्रोवाइजो क्या कहता है, सिक्स्थ प्रोवाइजो सेक्शन 47 जब पढ़ाऊंगा तो उसके साथ कवर हो जाएगा। सेवेंथ प्रोवाइजो क्या कहता है, टैक्स पेयर कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 ऑफ द इनकम टैक्स व्हाइल कैलकुलेटिंग टोटल टैक्स पेबल कैपिटल गेन इफ द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सीधी सीधी बात है, एसटीटी नॉट अलाउड ऑन द सेल एंड परचेज, बहुत सिंपल सी बात। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेट फॉर्म, डीमेटलाइजेशन मतलब मेटलाइजेशन, शेयर सिक्योरिटीज पहले कागज फॉर्म में होते थे, ये डीमेटलाइज फॉर्म में है, डीमेटलाइजेशन में है, तो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन द डीमेटलाइज फॉर्म, आप कौन सा मेथड लगाओगे, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अगर आपके अलग अलग अकाउंट है, अलग अलग डेट पर परचेज किए हैं, तो हमेशा हमेशा डीमेटलाइजेशन अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में जब भी आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करो तो कौन सा मेथड लगाओगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन द हैंड्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर नॉट डिपॉजिटरी, ऑब्वियसली बात है, मैंने शेयर खरीदे तो कैपिटल गेन मेरे हाथ में आएगा ना, अगर मैं बेचूंगा उन शेयर्स को तो। डिपॉजिटरी मतलब जो बीच में ब्रोकर वगैरह है, डिपॉजिटरीज मतलब जिसके वो शेयर्स हेल्ड करते हैं, डिपॉजिटरीज के पास जो शेयर्स रहते हैं उनको टैक्स नहीं देना, जो बेनिफिशियल ओनर है जिस मैं हूं शेयर्स का, अगर मैं शेयर बेचता हूं तो मुझे देना है कैपिटल गेन उस पर। कन्वर्जन ऑफ ओल्ड फिजिकल स्टॉक इनटू डीमेटलाइजेशन फॉर्म, कर लो भाई, इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शेयर्स ओरिजिनली हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म इनटू डीमेट फॉर्म फॉर सेल, अगर आप सेल करते हो, डेट ऑफ एंट्री इन डीमेट अकाउंट शुड बी कंसीडर पीरियड ऑफ होल्डिंग, ओरिजिनल डेट ऑफ एक्विजिशन से ही आप पीरियड ऑफ होल्डिंग लेकर चलेंगे। फीफो मेथड लगेगा, ऑलवेज रिमेंबर, बस इतना ही था वो प्रोविजन छोटा सा। एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, सेक्शन 49(1), सेक्शन 49(1) ये कहता है भाई कुछ ऐसे केसेस हैं, ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिन केसेस में आपको जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो प्रीवियस ओनर की लेनी है, आपके हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी नहीं, तो आप कॉस्ट ऑफ, अब मान लो कोई गिफ्ट मिला मुझे पीछे से, गिफ्ट मतलब फ्री में मिला, अब मैं आगे उसको सेल करता हूं तो मैं कैपिटल गेन दूंगा, कैपिटल गेन सेल प्राइस तो है मेरे पास, परचेज प्राइस नहीं है क्योंकि मुझे तो गिफ्ट मिला था, तो मैं पीछे जहां से मुझे गिफ्ट मिला
उस आदमी ने जितने में भी खरीदा था वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लूंगा। तो ये इन केसेस में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की लेंगे। कौन कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन द टोटल और पार्टीशन ऑफ एचएफ। एचएफ का पार्टीशन हो रहा है, उस केस में आपको एसेट मिली है, तो उस केस में आप प्रीवियस ओनर का एचएफ का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो लेंगे। गिफ्ट विल के केस में सक्सेशन, इनहेरिटेंस, डिवोल्यूशन, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अंडर ए ट्रांसफर ऑफ रिवोकेबल और इररिवोकेबल ट्रस्ट के केस में, होल्डिंग कंपनी टू होली ऑन्ड इंडियन सब्सिडरी के केस में, अमालगमेटिंग के केस में, अमालगमेशन के केस में और डीमर्जर के केस में। अगर 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 ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल एसेट्स बाय अमालगमेटिंग कंपनी टू अमालगमेटेड कंपनी, अमालगमेटिंग कंपनी टू अमालगमेटेड कंपनी ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस में आप क्या लेंगे? जो पिछले वाली कंपनी है उसकी ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। डीमर्जर में भी सेम तरीका है। अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल की सेपरेट प्रॉपर्टी इनटू एचएफ प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को एचएफ की प्रॉपर्टी में, तो भी सेक्शन 49(1) में कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर ही मानेंगे। मंजुला जे शाह क्या कहती है? मंजुला जे शाह केस लो ये कहता है अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की ले रहे हो तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन जो लगेगा वो भी प्रीवियस ओनर से ही लगेगा। एग्जाम में आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप मंजुला जे शाह लिखकर जरूर नोट कर दोगे ताकि एग्जामिनर आपके मार्क्स ना काटे। और आज जो आप इंडेक्सेशन लोगे वो जिस दिन एसएससी ने हेल्ड किया उस दिन से नहीं, इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर का भी इंडेक्सेशन टाइम पीरियड इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है सर। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स मैंने आपके कवर करा दिए हैं, एक बार आप इनको अपने से गो थ्रू कर लेना कि आप पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस जैसे राइट शेयर सिक्योरिटीज भाई फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, राइट टू सब्सक्राइब एनी शेयर सिक्योरिटीज यूनिट्स वाले केस में, तो ये ऐसे केसेस हैं जो आप खुद से ई शॉप के केस में पीरियड ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट और ट्रांसफर। ठीक है, तो आप ये एक बार अपने से गो थ्रू कर लेना, बस एक बार रीड कर लेना, बाकी कुछ नहीं है। आप समझोगे अच्छा उस दिन मिला है तो उसी दिन से तो पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे, ऑब्वियसली बात है। चलो लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन या सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन क्लास का, ट्रांसफर 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 ट्रांजैक्शन नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिनको हम ट्रांसफर मानते ही नहीं, और अगर पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो पाई, सेक्शन 45 की याद करो 3 कंडीशन, देयर शुड बी कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर होनी चाहिए इन द प्रीवियस ईयर, अगर वो ट्रांसफर नहीं है, सेकंड कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो पाई, तो फिर कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी केसेस हैं। नो टैक्स विल बी पेबल ऑन ट्रांसफर बाय देयर ट्रांसफरी, ठीक है, नो कैपिटल गेन विल अराइज। फर्स्ट केस में क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन काइंड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर इन द लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के टाइम पर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट एसेट इन काइंड शेयर होल्डर को, गिविंग अप देयर राइट, शेयर होल्डर अपना राइट छोड़ रहे हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। फॉर कंपनी इन लिक्विडेशन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन। शेयर होल्डर के लिए शेयर होल्डर कैपिटल गेन विल अराइज इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर ऑन ट्रांसफर ऑफ सच शेयर टू कंपनी। जब वो कंपनी को ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा। कंपनी के लिए कोई ट्रांसफर नहीं लगेगा, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ट्रांसफर की डेफिनेशन से ही बाहर है। सेल कंसिडरेशन फुल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड इन काइंड माइनस डिविडेंड रिसीव्ड, डीम्ड डिविडेंड 222C, याद करो IOFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर 222C क्लोज डाउन ऑफ कंपनी, कंपनी बंद हो गई, वहां पर लिक्विडेशन के केस में आपको डीम्ड डिविडेंड बताया था, तो वो यहां पर माइनस कर देना, सेल कंसिडरेशन आ जाएगा आपका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। इन द लिक्विडेशन के टाइम पर कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या दे रही है? एसेट ट्रांसफर कर रही है, तो कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना, शेयर होल्डर को टैक्स देना। सेल कंसिडरेशन कितना मानेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स माइनस जो डीम्ड डिविडेंड आईओएफएस में टैक्स कर दिया, तो दोबारा टैक्स थोड़ी दूंगा कैपिटल गेन में, इसलिए यहां पर इसको माइनस करवाया गया है। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट रिसीव्ड इन काइंड बाय द शेयर होल्डर, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट रिसीव्ड इन काइंड बाय द शेयर होल्डर, व्हेन द एसेट रिसीव्ड इन काइंड इज ट्रांसफर्ड बाय द शेयर होल्डर लेटर, बाद में अगर आप ट्रांसफर करते हो तो कैपिटल गेन अराइज होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही फेयर मार्केट वैल्यू लेकर चलेंगे। अगला देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
कैपिटल एसेट्स टोटल पार्टीशन, एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है, नो कैपिटल गेन, नो ट्रांजेक्शन, अपने क्या बोलते हैं मेंबर्स, एचयूएफ के मेंबर्स को मिल रही है, नो कैपिटल गेन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय एचयूएफ टू इट्स मेंबर, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपने मेंबर्स को एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ऑन पार्टीशन, एचयूएफ का बंटवारा हो रहा है, तो नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन शैल अराइज। हाउएवर भाई जब उसको मिल गई मेंबर को और मेंबर आगे बेचेगा तो ऑब्वियसली फिर टैक्स लगेगा। कहने का मतलब पार्टीशन का बंटवारा, एचयूएफ का पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, उस टाइम पे मेंबर को मिली नो कैपिटल गेन नो ट्रांसफर, लेकिन मेंबर आगे फर्दर बेच रहा है तो फिर मेंबर को तो टैक्स देना पड़ेगा यार। फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मेंबर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ मेंबर, ऑब्वियसली प्रीवियस ओनर की सेक्शन 49(1) पढ़ाया था, उसमें पार्टीशन ऑफ एचयूएफ भी आया था। पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स बाय द एचयूएफ, मंजुला जी शाह लगा सकते हो। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय वे ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट विल, अगर आपको गिफ्ट या विल में कुछ चीज मिली है, इररिवोकेबल ट्रांसफर, इररिवोकेबल ट्रांसफर में ट्रस्ट से कुछ मिला है, तो उस केस में भी आपका कोई ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर ए गिफ्ट और विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट के केस में नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन शैल अराइज। फिर वही बात, अगले वाला आगे ट्रांसफर करता है तो फिर मानेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग पीछे से लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर से लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग पीछे से लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय होल्डिंग कंपनी टू होली ओन्ड सब्सिडरी, ये सारे मैक्सिमम केसेस मैंने जो आपको अभी देख रहे हो ये सारे 49(1) में अभी तो पढ़ाए थे, ये रहे गिफ्ट में, लिक्विडेशन में, इररिवोकेबल ट्रस्ट में, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ में, सारा वही प्रीवियस ओनर का कंसीडर करके चलेंगे कॉस्ट वगैरह। ठीक है, होल्डिंग कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को ट्रांसफर कर रही है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी, कॉस्ट टू होल्डिंग कंपनी, प्रीवियस ओनर की जो भी होगी, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी, ऑब्वियसली सेम वही रिपीट मार दिया इसने। रिसिपिएंट कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना, जिस भी कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हो वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। एग्जेम्पशन विल नॉट अप्लाई इफ कैपिटल एसेट्स इज ट्रांसफर्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप एज स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करोगे तो नहीं मिलेगा, कैपिटल एसेट ट्रांसफर करोगे तो मिल जाएगा छूट, सेक्शन 47 की। एग्जेम्पशन शैल बी विड्रॉन, अगर आप 8 साल से पहले उसको ट्रांसफर कर दे सकते हो तो ये एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दी जाएगी और आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन बाय अमालगमेटिंग कंपनी टू अमालगमेटेड कंपनी, अमालगमेटिंग कंपनी टू अमालगमेटेड कंपनी, अमालगमेटिंग कंपनी ट्रांसफर कर रही है एसेट्स अमालगमेटेड कंपनी को, पीरियड ऑफ होल्डिंग टू अमालगमेटेड कंपनी, अमालगमेटिंग प्रीवियस ओनर का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी हम पिछले वाले का लेंगे प्रीवियस ओनर का। इंडेक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय अमालगमेटिंग कंपनी, चुन्नो मुन्नो से सारे हैं, सारे वही हैं, होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग, अमालगमेटिंग टू अमालगमेशन, डीमर्जर का आ गया ये लो। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर बाय डीमर्ज कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी कौन होती है, एक कंपनी में से एक कंपनी अलग हो गई, मतलब ए बी लिमिटेड थी उसमें से ए अलग बन गई, बी अलग बन गई, बी कंपनी इज द रिजल्टिंग कंपनी, डीमर्ज ए कंपनी रह गई, तो डीमर्ज कंपनी ट्रांसफर कर रही है एसेट रिजल्टिंग कंपनी को, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पीरियड ऑफ होल्डिंग, एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का लेकर चलेंगे, सब में सेम बात है, सब में सेम बात है, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो। फिर बच्चे कहते सर 47 ना बड़ा लेंथी है, समझ नहीं आता, अरे एक ही चीज है, 47 की नस बता दूं क्या है, एकदम जड़ रूट्स क्या है इसके रूट्स यही है भैया, आप कॉस्ट प्रीवियस ओनर की लोगे, ट्रांसफर इस केस में हम नहीं मानेंगे, ठीक है, ट्रांसफर नहीं है, फ्री है, फिर फर्दर आप आगे ट्रांसफर करते हो, भैया मुझे मिल गया जैसे पार्टीशन के एक्ट में, तो मुझे पार्टीशन के टाइम पे मिला, उस टाइम पे तो टैक्स नहीं देना, क्या हो गया, पार्टीशन के टाइम पर मिला उस टाइम पर तो टैक्स नहीं देना, बट आगे मैं फर्दर ट्रांसफर करता हूं तो फिर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, और मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे, जो प्रीवियस ओनर की है वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। बात समझ आई, यस और नो, बोलो। ठीक है सर, तो पूरे 47 का यही क्रक्स है। अलॉटमेंट इश्यू ऑफ शेयर्स बाय अमालगमेटेड इंडियन कंपनी इन ल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड इन द अमालगमेटिंग
कंपनी। मिस्टर एक्स ट्रांसफर कर रहा है शेयर इन अमालगमेटिंग कंपनी, रेवेन्यू शेयर इन अमालगमेटेड इंडियन कंपनी। वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पीरियड ऑफ होल्डिंग पिछला अमालगमेटिंग कंपनी का लेंगे, जो अमालगमेट हो रही है उस कंपनी का लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, किसी को ना समझ में आए विद एग्जांपल मैंने समझा रखा है। ओके सर, थैंक यू। चलो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग इंडियन कंपनी टू शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी। क्या कह रहा है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग इंडियन कंपनी टू शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी। ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर्स रिजल्टिंग इंडियन कंपनी टू डीमर्ज कंपनी। तो शेयर इन रिजल्टिंग कंपनी डीमर्ज कंपनी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर इन डीमर्ज कंपनी मल्टीप्लाई बाय नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इन डीमर्ज कंपनी आफ्टर डीमर्ज और नेट बुक वैल्यू बिफोर डीमर्ज। ठीक है, ठीक है सर, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है इसमें, बहुत सिंपल सा एक चुन्नू सा क्वेश्चन है, वो आप एक बार देख सकते हो क्वेश्चन बैंक में। ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, नो कैपिटल गेन, नो ट्रांसफर। बाहर बैठा नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है, फॉरेन करेंसी में सब कुछ है। ये सिर्फ मनमोहन जी का था, बीजेपी ने कॉपी किया। मैं अगेन आपको दोबारा बता रहा हूं, ये मनमोहन जी का था। इसमें ये बात थी कि भैया जो फॉरेन इन्वेस्टर उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, जब वो अपना पैसा निकाल लेंगे तो इंडिया में पैसा कहां से आएगा? मनमोहन जी बोले ठीक है, एक काम करो, ट्रांसफर ही मत मानो, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर दो उनका, वो बेचेंगे नहीं, इंडिया में ही पैसा रह जाएगा। नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट, एक की टोपी दूसरे के सर। ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड डिबेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनटू शेयर डिबेंचर कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल बॉन्ड डिबेंचर थे, उनको कन्वर्ट किया गया शेयर्स में। कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं, बॉन्ड हैं, शेयर्स हैं, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हैं, उनको कन्वर्ट किया गया शेयर्स में, डिबेंचर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सिंपल सिंपल आपको क्या करना है? सिंपल सिंपल मिस्टर एक्स ट्रांसफर कर रहा है डिबेंचर, रिसीव ले रहा है शेयर्स, नो ट्रांसफर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर रिसीव्ड, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। क्या कॉस्ट भैया? आपने क्या दिया? डिबेंचर दिया, बदले में शेयर मिले, तो शेयर की कॉस्ट क्या होगी? अरे जो डिबेंचर की कॉस्ट होगी वही मान लेंगे, अदला बदली बार्टर सिस्टम है। पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूडिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ठीक है सर। ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन द स्कीम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। कंसोलिडेशन ऑफ म्यूचुअल फंड में आप ट्रांसफर कर रहे हो यूनिट्स, किसकी? म्यूचुअल फंड की। तो यूनिट्स इन कंसोलिडेटेड स्कीम मिस्टर एक्स कंपनी रिसीव्ड इन द, क्या होता है कि म्यूचुअल फंड की ना स्कीम्स आती है कि दो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को कंसोलिडेट कर दिया गया है, तो उस केस में भी वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन in the case of consolidated scheme, cost of acquisition units in the consolidating scheme, जो consolidate हो रही है तो पुराने वाले की ही हम क्या मान लेंगे? cost of acquisition, और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी पुराने वाले का ही मानकर चलेंगे। ये आप एक बार खुद से रीड कर लेना, बिल्कुल एकदम सेल्फ स्टडी है, इसमें कुछ भी नया नहीं होगा। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के लिए। एनी ट्रांसफर ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स टू गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूजियम, आर्ट गैलरी, नेशनल को आप ट्रांसफर करते हो, क्या है, क्या है, क्या है? एग्जांपल समझो, मान लो गांधी जी का चश्मा है, गांधी जी का चश्मा है, उनके नातिन नाती या उनके पोता पोती वो ट्रांसफर कर रहे हैं किसी नेशनल म्यूजियम को, उनके चश्मे, उनकी पेंटिंग, उनकी बुक, कोई वर्क ऑफ आर्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, आर्कियोलॉजिकल कुछ साइंटिफिक आर्ट कलेक्शन है, तो उस केस में टैक्स नहीं लगेगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। एनी ट्रांसफर ऑफ फॉलोइंग एसेट्स टू गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्चिव्स और एनी अदर पब्लिक म्यूजियम। आप म्यूजियम को पेंटिंग, बुक, आर्कियोलॉजिकल साइट, बुक, प्रिंटिंग, वर्क ऑफ आर्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, वो कह रहे हैं भैया संग्रहालय बनाएंगे, आप देते रहो, ट्रांसफर करते रहो, हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ये एंटिक चीजें होती हैं, बहुत महंगी महंगी चीजें होती हैं। Some other transaction which are not treated as transfer, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है जो ट्रांसफर मानी ही नहीं गई। ट्रांसफर ऑफ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड टू इंडियन कंपनी, ट्रांसफर ऑफ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड टू इंडियन कंपनी इशूड आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड अभी तो समझाया था, एक की टोपी दूसरे के सर, इंडियन कंपनी के बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनी इशूड आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट टू अनदर। रिडम्पशन ऑफ सॉमवेयर गोल्ड बॉन्ड की आप नहीं मानेंगे ट्रांसफर।
कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या लेना है, जो इक्विटी शेयर का था, पीरियड ऑफ होल्डिंग जो प्रेफरेंस शेयर का था, ठीक है, इंक्लूड कर लेंगे प्रेफरेंस शेयर का भी। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन द स्कीम ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, रिवर्स मॉर्गेज का समझ आया आप लोगों को। रिवर्स मॉर्गेज बुढ़ापे में क्या होता है, बुढ़ापा आया, इंसान के पास आय का सोर्स नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बेटे बेटी साथ नहीं दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, बैंक कहता है आप हमारे पास अपना घर वगैरह मॉर्गेज रख दो, हम बदले में आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे, ठीक है, दे दो। वो कह रहे जब आप घर गिरवी रखते हो, पोजीशन वगैरह हमें देते हो या गिरवी रखते हो, पोजीशन में तो आप खुद ही रहते हो, उसमें पोजीशन तो आपके पास ही है, जब आप उसके पेपर्स वगैरह गिरवी रखते हो, हम आपको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट देते रहते। जब उस सीनियर सिटीजन की डेथ होती है तो उस केस में उसके जो लीगल हेयर है उनको बुलाया जाता है, भैया आप इसका ब्याज वगैरह चुकता कर दो, लोन की अमाउंट की रीपेमेंट कर दो, हम आपका घर आपको दे देंगे, अदरवाइज हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इन ए ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज अंडर द स्कीम मेड बाय नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर, जो वो ट्रांसफर करेंगे वो ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी रिवर्स मॉर्गेज में, ठीक है, ठीक है सर। मीनिंग क्या है, स्कीम क्या है, रिकवरी क्या है, बैंक विल रिकवर लोन विद इंटरेस्ट बाय सेलिंग हाउस आफ्टर डेथ ऑफ द बोरोवर। अगर उसका कोई लीगल हेयर नहीं आया उस सीनियर सिटीजन का, तो वो क्या करेगा, उसको सेल आउट करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा। द एक्सेस अमाउंट विल बी गिवन टू लीगल हेयर, उसके एक्सेस अमाउंट उसके लीगल हेयर को दे दी जाएगी। टैक्सेशन नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर सेक्शन 47 की देन से, ठीक है, ठीक है सर। अमाउंट रिसीव्ड बाय सीनियर सिटीजन एज ए लोन लमसम इंस्टॉलमेंट ऑन ट्रांजैक्शन रिवर्स मॉर्गेज विल बी एग्जम्प्ट। 1043 में जो सीनियर, देखो मैं सीनियर सिटीजन हूं, मैं बैंक के पास गया, भाई बैंक बात सुन, मेरा बेटा बेटी मेरे साथ नहीं दे रहे, मेरे पास आय का सोर्स नहीं, ये मेरा घर है, मैं इसको गिरवी रखता हूँ तेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रख दिया, गिरवी रख दिया, बैंक हर महीने कुछ ना कुछ मुझे देने लगा, मेरी इनकम जनरेट होगी, क्या वो इनकम टैक्सेबल होगी, नहीं, वो एग्जेम्प्ट है 1043 में। अब जब मेरी डेथ हो जाएगी तो बैंक उसको ट्रांसफर करेगा, नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर 47 में, ठीक, ठीक है सर। एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन, चलो जी लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जेम्पशन सेक्शन 54 वाली सीरीज। आपको निचोड़ बता देता हूं एग्जेम्पशन का। कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन दो तरीके से मिलती है, सेक्शन 10 में, सेक्शन 47 में। सेक्शन 10 में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, सेक्शन 54 में, सॉरी, एग्जेम्पशन आपको दो तरीके से मिलती है, एक सेक्शन 10 में, एक सेक्शन 54 वाली सीरीज में, 54 वाली सीरीज में। सेक्शन 10 में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, सेक्शन 54 वाली सीरीज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, घर के बदले घर, फैक्ट्री के बदले फैक्ट्री, अंडरटेकिंग के बदले यूनिट के बदले दूसरी यूनिट, एग्रीकल्चर लैंड के बदले अदर एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है सेक्शन 54 में। लेकिन सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, these exemptions are available on transfer of notified capital assets, no investment in any new capital assets, आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जबकि सेक्शन 54 क्या कहता है, आपको नई इन्वेस्टमेंट करके चलनी है। एग्जेम्पशन 10 में कौन सी है, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ यूनिट स्कीम, अगर किसी यूनिट स्कीम में आप यूनिट ट्रांसफर करते हो 1033 में वो एग्जेम्प्ट है। कैपिटल गेन ऑन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अराइजिंग टू इंडिविजुअल एचएफ ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड 1037, याद रखना, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में ही नहीं आती, और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को उन्होंने 1037 से एग्जेम्प्ट कर रखा है कि इस पर टैक्स नहीं लेंगे। मतलब एग्रीकल्चर लैंड अर्बन की हो चाहे रूरल की हो, एग्जेम्पशन दोनों को है। हाँ सर, एक को कैपिटल एसेट्स में ही इंक्लूड नहीं किया तो उस पर तो ट्रांसफर कैपिटल गेन का प्रोविजन ही नहीं लगते, एक पर लगे तो फिर उन्होंने 1037 में स्पेसिफिकली जाके एग्जेप्ट कर दिया। लेकिन कुछ कंडीशन है इसमें, ओनली इंडिविजुअल एचएफ ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर में, इंडिविजुअल एचएफ ट्रांसफर करेगा तभी लगेगा, एलएलपी पार्टनरशिप फर्म कंपनी ट्रांसफर करेगी तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, उनके लिए एग्जेम्पशन नहीं है। वो लैंड आपको एटलीस्ट 2 साल पहले यूज करनी होनी चाहिए, 2 साल से आप कंटिन्यूअसली उस लैंड को यूज कर रहे हो, इंडिविजुअल एचएफ। लैंड एक्वायर्ड बाय सीजी और आपको जो कंपनसेशन मिला हो वो ऑन और आफ्टर 1/4/2004 मिला हो। तीसरा है आपका कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन बायबैक ऑफ अनलिस्टेड शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, अगर डोमेस्टिक कंपनी के अनलिस्टेड शेयर बायबैक हो रहे हैं तो वो 1033 में वो एग्जेम्प्ट है। तो 1033 में हमने 3 बातें देखी जो एग्जेम्पशन है कैपिटल गेन से, यूनिट स्कीम में यूनिट ट्रांसफर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरी एक्वायर अगर हो रही है, और बायबैक ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। अब हम देखेंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, ये लास्ट टॉपिक्स है, इसके बाद चैप्टर हो जाएगा समाप्त।
काफी क्लास हो गई, 1 घंटा, करीबन करीबन 2 घंटे की क्लास हो गई। चलो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या कह के चलता है? सेक्शन 54 कह के चलता है भैया कि आप हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, बेशक आपका कैपिटल गेन हो। सर एग्जेम्पशन कैसे दोगे? एक के बदले दूसरा घर खरीद लो। सेक्शन 54 क्या कहता है? सिर्फ इंडिविजुअल एचएफ को मिलेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर करनी है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए। आपने वो प्रॉपर्टी 24 महीने से ज्यादा होल्ड की होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, ठीक है सर। अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो सिर्फ एक घर की छूट मिलेगी, 1 हाउस। अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम है तो आप 2 घर की छूट ले सकते हो। मतलब आपने के पास कोई घर था, आपने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन की अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप सिर्फ एक नया घर ले सकते हो। 2 करोड़ या उससे कम है तो आप 2 नए घर ले सकते हो, ठीक है सर। टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट्स, न्यू एसेट्स आप कब तक, घर बेच दिया, दूसरा घर आप कब तक ले सकते हो? 1 साल पहले, 2 साल बाद तक, 1 साल बिफोर, 2 ईयर आफ्टर। सर मैं आज घर बेचूंगा तो उससे 1 साल पहले, पहले क्यों? एक बात बता मेरे लाल, जब आप कोई घर बेचते हो, हाँ सर, तो बैकअप बनाते हो ना, या आज घर बेच दिया अब मैं नया बनाऊंगा, अरे बेच दिया रहेगा कहां? ऑलरेडी रह रहा हूं, नया घर बन रहा है और 1 साल बाद इसको बेच दूंगा जिसमें रह रहा हूं। 1 साल पहले, 2 साल बाद तक आप परचेज कर सकते हो। कंस्ट्रक्ट करना है तो 3 साल के अंदर अंदर, डेट ऑफ ट्रांसफर के 3 साल के अंदर अंदर नया घर बनाना है। खरीदना है 1 साल पहले खरीद लो, 2 साल बाद तक खरीद सकते हो। पहले खरीदने का लॉजिक मैंने समझा दिया, आप बेघर होके घर नहीं खरीद सकते, है, ठीक है सर। एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? जितना आप न्यू घर में इन्वेस्ट करो या कैपिटल गेन, विच एवर इज लोअर। बजट 2023 में अमेंडमेंट आ गई, जो सेक्शन 54 में आपको एग्जेम्पशन मिलेगी वो मैक्सिमम 10 करोड़ तक की मिल सकती है, 10 सीआर तक की, उससे ऊपर ये लोग एग्जेम्पशन नहीं देंगे। ताजा ताजा अमेंडमेंट है बजट 2023 की। इफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस या हाउसेज एक्सीड 10 करोड़ देन एक्सेस अमाउंट नॉट अलाउड एज एग्जेम्पशन, एक्सेस अमाउंट नहीं मिलेगी, 10 करोड़ तक मिल जाएगी। मैक्सिमम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 विल बी 10 सीआर। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड एसेट्स, अगर आपने ट्रांसफर कर दी 3 साल के अंदर अंदर, घर बेचा, 54 की एग्जेम्पशन लेके नए घर में इन्वेस्ट कर दिया, अब जो नया घर है वो 3 साल के अंदर अगर आपने बेच दिया तो जो आपको एग्जेम्पशन मिली थी वो वापस ली जाएगी, या फिर जो आप नया घर था वो आपने बेच दिया, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से ये वाली माइनस कर दी जाएगी। देखो अदरवाइज कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस क्या मानेंगे, जितने भी में वो बना था माइनस एग्जेम्पशन जो मेरे को अर्लियर मिली थी वो माइनस कर दी जाएगी। नया घर, पुराना घर था मेरे पास, मैंने बेच दिया, पैसा आया, कैपिटल गेन हुआ, मैं टैक्स देता नहीं, मैं 54 में एक नया घर खरीद लेता हूँ, नया घर खरीद लिया, 3 साल के अंदर अंदर वो नया भी बेच दिया। सरकार कह रही बेवकूफ समझे हो क्या, फिर तो तुम खरीदते रहोगे बेचते रहोगे? नहीं, नया घर जो बेचा है उसकी सेल वैल्यू, नया घर बनाने में जितनी कीमत लगी थी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मत लेना, जो पुराना घर में एग्जेम्पशन ली थी वो माइनस करवा देना नए घर की लागत में से, ठीक है सर। अगर अभी भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, विद द एग्जांपल वीडियो पॉज करो, देखो, आगे बढ़ो, ठीक है सर। ए पर्सन मे सेल 2 हाउसेज, परचेज 1 हाउसेज फॉर द पर्पज ऑफ अवेलिंग एग्जेम्पशन। रेगुलर क्लास में मैंने सारी बातें बता रखी हैं, किसी के नाम पर भी ले सकते हो, 2 घर ले सकते हो, एक के ऊपर एक और बनाया तब भी 54 ले सकते हो, एडिशंस कुछ कर रहे हो तब भी 54 ले सकते हो। ये सारी बातें रेगुलर कोर्स में मैंने बता रखी हैं ऑलरेडी, मनाई नहीं है। चलो जी, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड 54 बी, आप ट्रांसफर क्या कर रहे हो? एग्रीकल्चर लैंड। 54 में क्या ट्रांसफर कर रहे थे सर? घर ट्रांसफर कर रहे थे। एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल एचएफ, व्हिच एसेट शैल बी ट्रांसफर? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, चाहे लॉन्ग टर्म है चाहे शॉर्ट टर्म। उसमें क्या था 54 में सर? लॉन्ग टर्म था, इसमें शॉर्ट टर्म है। सच लैंड मस्ट बी यूज्ड बाय एसएससी या उसके पेरेंट्स या एचएफ फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, 2 साल पहले तक आपने एग्रीकल्चर पर्पस में यूज किया हो। एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल के अंदर अंदर न्यू एसेट आपको एक्वायर करनी है,
2 साल, जब भी बेचोगे 2 साल के अंदर अंदर आपको न्यू एसेट एक्वायर करनी है। एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, या कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर आपने 3 साल में वो ट्रांसफर कर दिया, सेम 54 वाले प्रोविजन है। चक्कर ये है, ये सेक्शंस ऐसे हैं, सिर्फ रीड आउट करके रट्टाफिकेशन, समझने वाली बात कुछ है नहीं। लॉजिक जो 54 में मैंने सारा समझा दी, सब में वही लॉजिक लगेंगे। कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, 54D। कैपिटल गेन आप क्या कर रहे हो, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हो, कंपल्सरी एक्वायर हो रही है, तो उस पर कैपिटल गेन है। कोई भी एसएससी हो सकता है, यहां पर इंडिविजुअल एचएफ नहीं है। 54B में और 54 में क्या था सर, इंडिविजुअल एनएचएफ, लेकिन 54D में एनईएसएससी, मतलब कंपनी की भी तो अंडरटेकिंग हो सकती है भैया, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। एल एंड बी का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी एसएससी हो सकता है। इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग होनी चाहिए, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म, ठीक है। 2 साल पहले तक यूज करनी होनी चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, जो नई एसेट यूज करोगे, वो जो नई एसेट खरीदोगे, वो लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पर्पज वाली होनी चाहिए। टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट, आपको न्यू एसेट कब तक खरीद सकते हो, विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन, जिस दिन आपको कंपनसेशन मिला वहां से 3 साल, ना कि ट्रांसफर से, इसलिए मैंने रेड कर रखा है। जिस दिन कंपनसेशन मिला लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर करने का, वहां से 3 साल में आप न्यू लैंड एंड बिल्डिंग खरीद सकते हो, इंडस्ट्रियल पर्पज वाली। क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। कॉन्सिक्वेंसेज अगर आपने 3 साल में कर दिया तो सेम 54 वाले कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स, 54EC। 54EC कहता है भैया सर्टेन बॉन्ड्स हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर दो, 50 लाख तक आप कर दो इन्वेस्टमेंट, हम आपको छूट दे देंगे, 6 महीने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। एलिजिबल एसएससी कोई भी एसएससी हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बीइंग लैंड और बिल्डिंग, कौन कौन से बॉन्ड में आपको इन्वेस्ट करना है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, कौन कौन से बॉन्ड में आपको इन्वेस्ट करना है, हाईवे, इलेक्ट्रिसिटी, पावर और रेलवे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई, या बॉन्ड्स इंडियन रेलवे के बॉन्ड जो 5 साल वाले हों, 5 साल, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। इन बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर दो 4, हाईवे, इलेक्ट्रिफिकेशन, पावर और रेलवे, इनमें आप इन्वेस्ट करो, इनके बॉन्ड्स में 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बेचोगे तभी आप 54EC का बेनिफिट ले सकते हो। इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो 6 महीने के अंदर, कहां से, जहां से आप ट्रांसफर करोगे, डेट ऑफ ट्रांसफर से। एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अमाउंट इन्वेस्ट विच एवर इज लोअर। लॉक इन पीरियड क्या है जी, बता ही दिया, 5 साल ऑलरेडी बता दिया। चलो 54F, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। 54 है रेजिडेंशियल के लिए, रेजिडेंशियल के अलावा आपके पास कुछ भी हो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होने चाहिए, बस वो घर नहीं होना चाहिए, उसके लिए 54F। इंडिविजुअल एचएफ पर एप्लीकेबल है, कोई भी चीज हो, एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, आप कोई भी न्यू एसेट्स 1 रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में आप खरीद सकते हो। टाइम लिमिट वही, परचेज करना है 1 साल पहले, 2 साल बाद, कंस्ट्रक्ट करना है 3 साल बाद तक। क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन प्रोपोर्शनेटली मिलेगा इसमें साहब, इस सेक्शन में आपको हमेशा प्रोपोर्शनेटली मिलता है। अभी तक कितना मिलता था, अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, यहां पर प्रोपोर्शनेटली मिलेगा सेक्शन 54F में। 54F किसके लिए है, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस वाला, ठीक है सर। प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन कितनी है, जितना भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू रेजिडेंशियल हाउस डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसीडरेशन। अमेंडमेंट इसमें भी है, सेक्शन 54 में और सेक्शन 54F में। सेक्शन 54 में, सेक्शन 54F में, दोनों में अमेंडमेंट आई बजट 2023 में कि आप मैक्सिमम जो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो वो 10 CR तक की कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन इफ न्यू हाउस इज ट्रांसफर विद इन 3 ईयर, या फिर परचेज अनदर रेजिडेंशियल हाउस, जो नया था वो बेच दिया, या आपको 54F की एग्जेम्पशन मिली कब थी, आपके पास सिर्फ एक घर होना चाहिए, लेकिन अगर आपने 2 साल के अंदर अंदर दूसरा घर भी ले लिया,
इफ एसएससी परचेज अनदर रेजिडेंशियल हाउस विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, विड्रॉ हो जाएगी, एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी आपकी। ठीक है, ठीक है सर। इफ एसएससी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर रेजिडेंशियल हाउस, 3 साल में कोई घर बना लिया, 2 साल में नया घर और खरीद लिया। कहने का मतलब ये है, ये सेक्शन ये कहता है भाई एक ही रख घर, अगर दूसरा शुरुआत कर दी तो हम विड्रॉल मान लेंगे, या फिर जो ओरिजिनल था वो ट्रांसफर कर दिया। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम CGAS आप एक बार खुद से रीड कर लेना। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आपको पैसा जमा करवाना पड़ता है, 2 साल तक होता है, बैंक में जमा होता है, जस्ट लाइक ये सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है, हाँ ये आप देख लेना। इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई, कैपिटल गेन नेट सेल कंसिडरेशन इज टू बी डिपॉजिटेड अंडर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई तक, तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ये पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है। कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है? 54F के केस में तो सेल कंसिडरेशन, और अदर के केस में कैपिटल गेन। 54F के केस में पूरा सेल कंसिडरेशन, और जो अदर है ना 54B, D वाले, उनमें सिर्फ कैपिटल गेन आपको डिपॉजिट करना है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। ठीक है, नो यूटिलाइजेशन का क्या है, आपके हाथ में टैक्स कर दिया जाएगा। H क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ द टाइम फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट और मेकिंग डिपॉजिट इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। कुछ केसेस में जैसे कंपलसरी एक्विजिशन वाले केस थे, तो उन केसेस में इन्होंने कुछ टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी। सर कैसे? देखो, इन केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल एसेट्स, टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट्स डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट एंड कंसीडर टू बी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था कि जब कैपिटल एसेट आपकी कंपलसरी एक्वायर होती है, तो आपको जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो पैसा है, वो जिस दिन पैसा मिलेगा वहां से टाइम लिमिट है, ना कि एक्वायर से टाइम लिमिट, कंपलसरी एक्वायर वाले केस। ठीक है, ठीक है सर। रेट ऑफ टैक्स आ जाओ भाई, बहुत छोटा सा टॉपिक। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है तो सर 15%, सर सिटी पेड वाला। अदर में स्लैब रेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A लिस्टेड वाला 10%, अदर वाला 20%। चलो फटाफट एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 15%, STCG on transfer of equity shares units of equity oriented mutual fund on which STT is paid tax at the rate 15%। किस पर? 15%। 15% पर आप टैक्स करोगे अगर आपका लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, जिस पर आपने एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर पे किया है तो। ठीक है, ठीक है सर। बेनिफिट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट विल बी अवेलेबल टू रेजिडेंट एंड इंडिविजुअल एचएफ। किसको मिलेगा? रेजिडेंट, इंडिविजुअल या एचएफ को। कौन सा? 2.5 लाख वाली जो एग्जम्पशन लिमिट है, अगर वो पूरी एग्जॉस्ट नहीं हो पाई अदर इनकम से, तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A से वो आप क्लेम कर सकते हो, अलाउड है। चैप्टर 6 से की डिडक्शन नहीं मिलेगी 80C to 80U। रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल है। अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन सेकेंडरी नॉर्मल टैक्स पर टैक्स करेंगे अदर इनकम के साथ। सर मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला शेयर सिक्योरिटीज इस पर एसटीटी पे है, 15% पर टैक्स होगा, अदर वाला स्लैब रेट पर टैक्स होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A जिस पर एसटीटी पे है, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो 10% पर टैक्स कर देना 1 लाख के ऊपर। 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 1 लाख से ऊपर 10% का टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ 112A फॉर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स कैसे होगा जी? सर बता देते हैं। हायर ऑफ द टू अमाउंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी लेनी है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर लोअर ऑफ एक्चुअल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018। 1 फरवरी से पहले की डेट का, उससे पहले की डेट पर अगर वो ट्रेड हुआ है तो उस दिन का उसका क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। अगर वो लिस्टेड और ट्रेडेड है तो हाईएस्ट प्राइस ऑफ दैट डे, अगर नहीं है तो उससे पहले कभी भी हुआ हो, यूनिट्स हैं तो एनएवी लेंगे, और अनलिस्टेड शेयर हैं तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ 1718 दैट इज 272 लेंगे। क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द केस ऑफ 112 कैपिटल ए। बात समझ में आई? आ गई सर। चलो फटाफट आ जाओ। बेनिफिट ऑफ अनएग्जॉस्टेड लिमिट अवेलेबल है, चैप्टर 6 से की डिडक्शन नहीं मिलेगी। खास बात, रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलती, इससे नहीं मिलती।
rebate under section 87 is not available against LTCG taxable under 112 but available LTCG normal वाले long term capital gain से rebate under section 87 ए मिल जाती है, rebate under section 87 ए 112 capital A से नहीं मिलती। ठीक है सर। अगर आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC में है तो टैक्सेबल 10% पर होगा, चाहे आपने STT पे ना किया हो। याद रखना, अगर कोई भी IFSC में डील कर रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शन अंडरटेकिंग इन फॉरेन करेंसी इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कोई ऐसी अंडरटेकिंग है जो IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो गुजरात वगैरह में है, वहां पर गिफ्ट सिटी में है, तो उन पर 10% ही टैक्स लगेगा, चाहे उसने STT पे ना किया हो। कंडीशन क्या थी 112A की कि आप STT पे करेंगे, लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। ठीक है सर। अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स 20% पर टैक्स हो जाएंगे, डिडक्शन नहीं मिलेगी, चैप्टर 6 की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अनएग्जॉस्टेड बेनिफिट मिल जाएगा। अदर पर्सन डोमेस्टिक कंपनी 20%, नो बेनिफिट एग्जॉस्टेड लिमिट किसी को नहीं मिलेगी, इनको मिल जाएगी। ध्यान देना जी, ध्यान देना इधर, रेजिडेंट इंडिविजुअल HF को ही मिलेगी, अदर पर्सन या डोमेस्टिक कंपनी को अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट नहीं मिलेगी। सर उनमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती ही कहां, तो फ्लैट रेट पर टैक्स होते हैं। अच्छा, उसने बोला इंडिविजुअल और HF, EOP BOI वगैरह, समझा करो तुम बात को। फॉरेन कंपनी नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट LTCG ऑन अनलिस्टेड शेयर सिक्योरिटीज इन प्राइवेट कंपनी 10% विदाउट इंडेक्सेशन, करेंसी फ्लक्चुएशन ऑफ फर्स्ट प्रोवाइजो ऑलरेडी टोल्ड यू, अदर एसेट्स पर 20%। ठीक है जी, ठीक है साहब, ये आप एक बार खुद से रीड कर लेना। कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ LLP इनटू पार्टनरशिप फर्म, ये मेरी तरफ से है आपके लिए होमवर्क। चलो जी, कैपिटल गेन यहां पर हुआ आपका समाप्त, पूरा लेंथी चैप्टर था, टाइम हो गया हमें कितना, मोटा मोटी 2-2.25 घंटे हो गए। चलो, पूरा का पूरा मैंने वर्ड टू वर्ड कोशिश की है आपको रिवाइज करवाने की, ताकि आप बस बुक खोलो अपने सामने और रिवाइज करो इस चीज को। ठीक है, कैपिटल गेन मेरी तरफ से कंप्लीट है। फिर भी अगर आपको और रिवीजन चाहिए, और पढ़ना है, फास्ट ट्रैक बैच चाहिए, प्रैक्टिस बैच चाहिए, तो आप विजिट कर सकते हो www.jayvalia.com पर। यहां पर हमारे सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस बैच हो गया, MCQ बैच हो गया, MCQ क्विज हो गई। आपको MCQ स्ट्रॉन्ग करना है, 30% का टारगेट है सब, अचीव करना है, पास होना है इसी अटेम्प्ट में, मई 2024 में ही, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो कुछ भी अगर आपको बाय वगैरह करना है, रिविजनरी क्लासे फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैराथन फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री रिसोर्सेज में आप जाएंगे, यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में जाएंगे तो ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लॉगिन करवाने लग गया है, लॉगिन करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। बाकी कुछ भी बाय करना है तो आप साइट से विजिट करके खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लास में जुड़ने के लिए, और आप सभी को कल ये रिजल्ट आने वाला है आपका 9 जनवरी को। सर्दियां चल रही, ये मत सोचना सर तो टी शर्ट पहने हुए थे, पता नहीं कब रिकॉर्ड कर दिया। आज 8 जनवरी 2024 है, शाम का वक्त है, कल रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट कैसा भी रहे मेरे दोस्त, बस ये समझना पॉजिटिव रहे। थैंक यू सो मच भगवान, आगे का पूरी मेहनत शिद्दत के साथ, रिजल्ट नेगेटिव भी रहे तो ये मत सोचना जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी बहुत शानदार है, बस मेहनत करते रहना, ऐसे ही अगली बार पास होंगे। मई 24 में तो 100%, जो बच्चा अपने पास, मेरा पूरा पूरा टारगेट है कि मई 24 में मैं कम से कम अपना रिजल्ट 100% लेकर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू सो मच इस क्लास में जुड़ने के लिए, बाय बाय।